हेलो एवरीवन, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आरक्षण इतना गंभीर मुद्दा क्यों बना हुआ है आज के समय में। आरक्षण की बात किया जाए तो देखिए, आरक्षण पर बात करने से भी लोग आजकल डरते हैं कि अगर आरक्षण पे अगर हम बात करेंगे तो लोग हमारे प्रति क्या रिएक्शन करेंगे, क्या उनकी प्रतिक्रियाएं होंगी। तो देखिए, अगर हम इस पर बात करने अगर आज यहाँ पहुँचे हैं तो इसकी वजह यह नहीं है कि हम आरक्षण के विरुद्ध हैं, चाहे आरक्षण के समर्थक हैं, आरक्षण के ये हैं। देखिए, इसको अगर समझना है तो एकदम निष्पक्ष होकर समझना होगा। आप एक समय के लिए तटस्थ हो जाइए और समझने का प्रयास कीजिए, तभी आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं, अन्यथा आप इस चीज़ को समझने में असमर्थ हो सकते हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप तटस्थ हो जाइए और निष्पक्ष होकर के समझिए, ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो आरक्षण है, इतना बड़ा मामला हर बार सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच जाता है इसका मुद्दा। अभी जो डिबेट चल रही है मराठा आरक्षण के प्रति, सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिन के बाद उसका आदेश आने वाला है, मतलब निर्णय आने वाला है। तो हम सोच रहे थे कि उस आदेश आने के बाद उसको भी इसको में इंक्लूड कर दें, उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाएं। लेकिन सोचे नहीं, बहुत लेट हो जाएगी, उसका फैसला कब आएगा नहीं आएगा, तब तक देर हो जाएगी। इसके लिए मैंने जब वो आएगा तो उससे रिलेटेड मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं कि ये आरक्षण क्या है, क्यों दी जाती है आरक्षण लोगों को, और किस जाति को आरक्षण मिलता है, कितना मिलता है, कैसे मिलता है, कब मिलता है, और किन किन आधारों पे आरक्षण मिलता है। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरक्षण क्या है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वेशन। तो देखिए, रिजर्वेशन को समझने से पहले आपको बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें हैं कि समझना पड़ेगा, तब आप आरक्षण को समझ सकते हैं। तो देखिए, जो विवाद का मुद्दा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विवाद इतना गंभीर क्यों है। सबसे पहली बात ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में अथवा विश्व लेवल पर इसका विवाद इतना क्यों है और इसमें विवाद का कारण क्या है सबसे बड़ा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो देखिए, अगर हमारे समाज में देश लेवल पे अथवा आपसी संबंध में अगर किसी चीज को बंटवारा को लेकर हो, अगर कोई चीज का बंटवारा करनी हो, सरकारी वस्तु हो, और सरकारी वस्तु पे अगर हम दो आपस में समाज, समुदाय के वर्ग लोग, अगर उसमें हम लड़ना चाहते हैं कि हमें ज्यादा मिलना चाहिए, हमें कम मिलना चाहिए, तो ये जो है ना, वहां की हमें ज्यादा मिलना चाहिए, इस जगह पे जाकर के ये विवाद खड़ा हो जाता है। और यहीं से अगर देखा जाए तो आरक्षण की शुरुआत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रिसोर्स एट अटैक, किसी वस्तु का वितरण पर विवाद। वही हम बता रहे हैं कि अगर कोई चीज का वितरण हो, अगर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से आई हो, पब्लिक में बांटना हो, तो उसके लिए पब्लिक लड़ाई करती कि हमारे घर में 10 लोग हैं तो हमें ज्यादा मिलना चाहिए, हमारे घर में 20 लोग हैं तो उससे ज्यादा हमको मिलना चाहिए, हमारे घर में 2 हैं तो हमको उसके योग्य मिलना। तो तमाम प्रकार की रिसोर्सेज को लेकर विवाद होती है हमारे हिंदुस्तान में, अथवा विश्व लेवल पे भी होती है यही विवाद। तो देखिए, अभी फॉर एग्जाम्पल में समझ सकते हैं हम लोग, जो किसान विद्रोह कर रहे हैं 4-5 महीने से लगातार उसका विद्रोह जारी है, उसको लग रहा है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो दांव पर लगे हुए हैं और सरकार इसके लिए कुछ कर नहीं रही है, हम विरोध पे विरोध करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे संसाधन जो चले जा रहे हैं हमारे हाथों से, उसके लिए सरकार की कोई परवाह ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा आज के जमाने में यही है। तो ये जो रिसोर्स एट अटैक है, संसाधनों का जो किसी वस्तु का वितरण किस प्रकार से हो, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। ये इकोनॉमिक्स का एक पार्ट हो सकता है, वहां हम देखेंगे इस चीज को। लेकिन देखिए, और दूसरा सबसे बड़ा क्या है ना कि रेडिकली अपोजिट व्यूज। ये जो है रेडिकली अपोजिट व्यूज, ये सबसे बड़ी मुद्दा ये भी हो सकता है। जिसे आरक्षण मिलता है उसे भी दिक्कत, जिसे नहीं मिलता है उसे भी दिक्कत। कैसे, इस एग्जाम्पल को समझिए। फॉर एग्जाम्पल, रेडिकली अपोजिट व्यूज का कहने का अर्थ है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को आरक्षण मिल रहा है तो वो व्यक्ति तो खुश है, जैसे कि
हम एक एग्जांपल से समझा रहे हैं, जैसे कि दो पर्सन है और दोनों पर्सन के लिए कुछ ना कुछ हिस्सा गवर्नमेंट की तरफ से आया है वितरण के लिए। तो मान लीजिए एक ये है और एक बी है, ये व्यक्ति और बी व्यक्ति। अब ये व्यक्ति को आरक्षण दे रही है सरकार, मतलब जो वहां आ रही है सर रेडिकली अपोजिट व्यूज, उसके अंतर्गत सरकार ने इसको मान लीजिए कि कुछ सामान दे दिया, तो बी वाले इसका विरोध कर रहे हैं, और जब ये वाले को नहीं मिल रहा है आरक्षण तो बी वाले खुश हो रहे हैं। जब ये वाले को आरक्षण नहीं मिलेगा तो ये वाला विरोध करेगा, और जब ये वाले को आरक्षण मिल जाएगा तो बी वाला विरोध करेगा। यही है रेडिकली अपोजिट व्यूज। जिसे आरक्षण मिलता है वो ठीक हो जाता है, और जिसको नहीं मिलता है वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है कि फिर ये अवसर की समानता कहाँ रहा, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इक्वेशन के विरोध हो जाता है, अवसर की समानता के विरोध हो जाता है कि आप उनको दिए हमको नहीं दिए। तो ये सब बहुत बड़ी मुद्दा है आज के जमाने में कि वो उसको दे दिए हमें नहीं दिए। अगर आरक्षण लेने लायक जो व्यक्ति है अगर उसको दे दिए तो वो ठीक है, अगर जो व्यक्ति बी है ये तो इसके अंदर गुस्सा फूटेगा, उतावला होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक नजरिया है समाज के प्रति कि इस नजरिए को बदलने की जरूरत है। हम आगे समझेंगे कि किस जाति को आरक्षण मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, हम आगे चर्चा करेंगे। ये डिबेट क्यों है, हम इस डिबेट को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये दोनों शब्दों के लिए रिसोर्स एट स्टैक एंड रेडिकली अपोजिट व्यूज, ये दोनों शब्दों के लिए मनोविज्ञान में एक शब्द कहा गया है। ये दोनों शब्दों के लिए मनोविज्ञान में एक शब्द कहा गया है, नो हेल्दी डिस्कोर्स। जैसे कि कहा जाता है ना, नो हेल्दी डिस्कोर्स कहने का मतलब है कायदे की चर्चा या बहस हो ही नहीं पाता। देखिए जो ये व्यक्ति को आरक्षण मिल रहा था और बी व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिल रहा था, ये दोनों में ना जो आपसी का जो बातचीत है ना वो कायदे की बात हो ही नहीं पाता। ये इसके ऊपर गुस्सा निकाल रहा है, वो इसके ऊपर। भैया तटस्थ होकर बात करो तभी तो समझ में आएगी कोई चीज। तो सबसे पहले कि नो हेल्दी डिस्कोर्स के अंतर्गत कोई कायदे की चीजें बात नहीं करता, कोई कायदे की बात नहीं करता। अगर हमको आरक्षण मिल गया तो दूसरे हमारे ऊपर गुस्सा निकालेगा, अगर हमको आरक्षण नहीं मिला तो हम उसके ऊपर गुस्सा निकालेंगे। ये कहता है नो हेल्दी डिस्कोर्स, मतलब कुछ चीज बात समझना ही नहीं चाहता, कोई कायदे की बात करना ही नहीं चाहता। सबसे पहले देखिए इसी में से एक और वर्ड है मनोविज्ञान के अंतर्गत, कन्फर्मेशन बायसेस। ये क्या होता है कि हम जिस समाज समुदाय वर्ग से हूं उस समुदाय के लोग जो मानते हैं उसको मैं भी मानने लगूं, तो ये क्या कहलाता है, कन्फर्मेशन बायस। इसका शाब्दिक अर्थ है जैसे कि हम जिस समुदाय में पले बढ़े हैं, जिस समुदाय में रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रहे हैं, उस इन्वायरमेंट में हमें हमेशा कहा गया है कि जो मुस्लिम समुदाय होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। ये हमारे मन में वो, देखिए ये हमारी गलती नहीं होता है, ये गलती सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे समुदाय, हमारे वर्ग के लोगों की गलती होती है कि हम उस समुदाय में, ऐसे समुदाय में पले बढ़े हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में पले बढ़े हैं कि बचपन से हम वही चीज सुनते आ रहे हैं कि मुसलमान लोग हमारे मतलब वो खराब होते हैं, अच्छे नहीं होते, और मुसलमान लोगों के घर में यह कहा जाता है कि हिंदू लोग ठीक नहीं होते। तो ये आपस में जो बात जो हमारे मन में बैठ जाता है ना, उसी चीज को मनोविज्ञान में कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये तो इसके अंतर्गत छोटा। इससे भी बड़ा एक और शब्द कहा गया है मनोविज्ञान के अंतर्गत कि देखिए सेलेक्टिव एवोडेंस, मतलब जब हम कन्फर्मेशन बायस पर पूरी तरह से हमारे ऊपर हावी हो जाता है, जब कन्फर्मेशन बायस हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है, हम किसी के बात को समझना ही नहीं चाहते हैं, ना ही सुनना चाहते हैं। अगर हमें कोई बोल रहा है कि नहीं 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 मुस्लिम खराब नहीं होते हैं, तो हम मानने को तैयार ही नहीं है हमको, क्योंकि बचपन से हमें वो सीख मिली है, वो वैसा इन्वायरमेंट मिला कि हमारे कान में इतना भर दिया गया कि मुस्लिम खराब होते हैं, ये लोग खराब होते हैं, वो लोग खराब होते हैं, पाकिस्तानी ये खराब होते हैं, पाकिस्तान में टेरर फंडिंग ज़्यादा होता है। तो मतलब जो हमारे दिमाग में बैठ चुकी है वो चीज़ को हम एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भरा हुआ है। इसके लिए कहा गया है मनोविज्ञान में एक शब्द है सेलेक्टिव अवॉइडेंस, कि जब कन्फर्मेशन बायस हम पर पूरी तरह से हावी, मतलब पूरा तरह से हम पर वो कब्जा कर लेता है, उसके बाद हम किसी को सुनना ही नहीं चाहते, नहीं जो भी तू बोल रहा गलत है, डायरेक्ट मना कर देते। और उससे भी खतरनाक एक और शब्द दिया गया है मनोविज्ञान के अंतर्गत, उसमें कहा गया बायस्ड एसुमिलेशन। जब कोई व्यक्ति तथ्यों प्रमाणों के आधार पर हमारी गलत विश्वासों को साबित करता है, फिर भी हम झूठे
हमें झूठा लगता है। देखिए ये क्या होता है कि बायस्ड एसुमिलेशन, ये तो कहता है कि जब हम कोई प्रमाण, जैसे कि हम बोलते हैं कि मुस्लिम लोग गलत होते हैं, हिंदू लोग गलत होते हैं, चाहे ईसाई, क्रिश्चियन, एवरीथिंग, एनीवेयर, कोई भी जाति हो, समाज वर्ग हो, उस जाति के लोग अगर हमें कहते हैं कि नहीं ये मुस्लिम लोग गलत नहीं है, हम तथ्य दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि ये सब प्रमाणों पे हम साबित कर सकते हैं कि मुसलमान गलत नहीं है, फिर भी हम मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं बायस्ड एसुमुलेशन। क्या कहते हैं? बायस्ड एसुमुलेशन। ये सब बहुत कॉमन वर्ड है जो कि हम सबको जानना चाहिए। देखिए हम लोग आम बोलचाल की भाषा में ये सब चीज़ों को जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल की दुनिया में हम लोग ये सब चीज़ों को नहीं जानते हैं। इसीलिए अगर किताबों में पढ़ने को मिल जाए कि बायस्ड एसुमुलेशन क्या होता है, तो हम लोग इसे डिफाइन नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि हम लोग प्रैक्टिकल की दुनिया में जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल की दुनिया में जो जानते हैं उसको क्या कहते हैं वो चीज़ हम लोग को पता नहीं होता है। तो ये होता है बायस्ड एसुमुलेशन। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज और इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि इस मुद्दे पर सही समझ कैसे बन सकती है, कि ये जो इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा विवाद है, ये आरक्षण, इस पर सही समझ व्यक्ति का कैसे बन सकता है। ये चीज मानने को तैयार नहीं है। कन्फर्मेशन बायस, सेलेक्टिव अवॉइडेंस, बायस्ड एसुमुलेशन के अंतर्गत ये जो शब्दावलियां ये तो मानने को तैयार नहीं है। और जो आरक्षण के हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये सब इस मुद्दे पर सही समझ कैसे बन सकती है, इस चीज को हमें समझना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले एक व्यक्ति हुआ करते थे, जॉन रॉल्स। कौन थे? इसका नाम था जॉन रॉल्स। इसने एक सिद्धांत दिया था, द व्हील ऑफ इग्नोरेंस। इसका कहने का मतलब है अज्ञान का पर्दा। अज्ञान का पर्दा। यह कहा कि जो जॉन रॉल्स था, इसका कहना था कि हमें पता है कि हम कब फायदे में होते हैं और कब नुकसान में होते हैं। अगर हम कोई चीज का बिजनेस कर रहे हैं, किसी के ऊपर शोषण कर रहे हैं, ठीक है, किसी के ऊपर हमारा औपनिवेशिक शासन बना हुआ है, ठीक है, तो अगर वो उस चीज को हमको हमेशा पता होता है कि क्या करने से हमें क्या नुकसान होता है, क्या करने से हमें फायदा होता है, किसी के ऊपर वो औपनिवेशिक शासन करने से हमें अगर फायदा हो रही है, वो चीज हमें अच्छी से समझ में आ रही है, तो जॉन रॉल्स ने कहा था कि हमें हर चीज का पता होता है कि हमें किस चीज में नुकसान और किस चीज में फायदा है। तो ये देखिए इसमें सबसे पहले अगर बात किया जाए, जॉन रॉल्स तो ये सिद्धांत दिया था, लेकिन इस सिद्धांत को लोग समझते हैं, प्रैक्टिकल की दुनिया में समझ जाते हैं, लेकिन किताबों की दुनिया में ये चीज को समझना नहीं चाहते हैं कि हमें कब फायदा हो रहा है, कब नुकसान हो रहा है। इसी बात को अगर आरक्षण में लागू करें तो ये इस चीज को समझने से इनकार कर देते हैं। तो देखिए इसी में एक और थे, डिकॉट नाम के व्यक्ति, डिकॉट, अकॉर्डिंग टू डिकॉट, ये साइंटिफिक मेथड दिए थे कि इस मुद्दे पर सही समझ कैसे बन सकती है। तो डिकॉट का कहना था ना कि ऑब्जेक्टिविटी, जो हमारी आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ जो चीजें हैं, ऑब्जेक्टिविटी, ये तथ्यों पर बात करें। ये जो डिकार्ट का कहना, साइंटिफिक मेथड उन्होंने दिया। साइंटिफिक मेथड कहने का मतलब है कि कोई भी चीज को अगर हम जाने तो तथ्यों के आधार पर जाने, कि अगर हिंदू लोग सही हैं तो कैसे सही है, मुसलमान लोग सही हैं तो कैसे सही, उसका कुछ तथ्य होना चाहिए, कुछ प्रमाण होना चाहिए। हवा में बात करने से नहीं होती है ना भाई। अगर किसी चीज को आप हवा में बात करोगे तो हवा वाली बात हवा में हो जाती है, और अगर किसी चीज को तथ्य के आधार पर बात करोगे तो तथ्य होनी चाहिए ना। तो यही चीज डिकॉट ने कहा था। डिकॉट का कहना था कि अगर आप आरक्षण के मुद्दे को समझना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले निष्पक्ष होना पड़ेगा, तटस्थ होना पड़ेगा। आपको फायदे नुकसान की जो वैल्यू होती है उसको भूलना पड़ेगा, हमें क्या फायदा क्या नुकसान, इस चीज को भूलना पड़ेगा, और आपको निष्पक्ष होकर के सोशल जस्टिस करना होगा, न्याय करना होगा। ठीक है, तो ये डिकॉट का कहना था, वही है ऑब्जेक्टिविटी। और इसमें सबसे बड़ी बात बताते हैं कि न्यूट्रलिटी होकर के बात करना। वही हमने एक चीज बताया कि तटस्थ होकर के आपको इस चीज को बताना होगा, तटस्थ होकर बात करें, भूल जाना फायदे नुकसान क्या हो रहा है वो चीज हमें पर ध्यान नहीं देना होगा। अगर इस सब चीजों पर अगर आपने ध्यान दे दिया कि हमें फायदा हो रहा है अथवा नुकसान हो रहा है, तो आप कभी भी आरक्षण का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, ना ही आप उसके आप मतलब गलत ही हमेशा साबित हो सकते हैं। इसलिए अगर न्यूट्रलिटी लेके कोई भी फैसला करते हैं तो आप जीवन में हमेशा सक्सेस ही रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात डिकॉट ने कह गई है। और एक बात और इसने बताई, इम्पार्शियलिटी, पक्षपात नहीं करना, वही बोले निष्पक्ष होकर बातें करनी है। इसने 3 बातें बताई थी, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठ होकर बात करें, न्यूट्रलिटी होकर के बात करें, और लास्ट इम्पार्शियल, निष्पक्ष होकर के फैसला सुनाएं।
तब आप कहीं ना कहीं जाकर के आरक्षण के मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं। हम जानेंगे ये डिबेट क्यों है, इसलिए इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। हम जानेंगे डिटेल्स के आरक्षण क्या, आरक्षण किसको मिलना चाहिए, वो चीज आएगी। तो ये डिकॉट का कहना था। तो आई होप आपको ये जो डिबेट का कारण, डिबेट का मेन कारण आपको समझ में आया होगा और आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो देखते हैं सब आगे। देखिए विवाद के आयाम क्या है। विवाद के आयाम जो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डायमेंशंस है। देखिए इसमें कंसेप्ट दो कंसेप्ट है, विवाद के दो कंसेप्ट में। कोई डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव जो हमारे देश में है वो दो है, डायमेंशंस दो है। देखिए एक कंसेप्चुअल पार्ट है। सबसे पहले क्या है, कंसेप्चुअल पार्ट। जो कंसेप्चुअल पार्ट होना चाहिए वो है। तो आप लोग के मन में सबसे पहले उठता होगा कि ये जो रिजर्वेशन है क्या है, आरक्षण क्या है, किसको मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, कब तक मिलना चाहिए, ये सारे प्रश्न आपके मन में उठते होंगे। हम उसको डिटेल में चर्चा करेंगे आगे थोड़ी देर के बाद। देखिए सबसे पहली बात है कि जो कंसेप्चुअल पार्ट है इसके अंतर्गत 3 पॉइंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारे कंसेप्ट कहते हैं, व्हाट इज रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या है भाई, हम इसको आगे थोड़ा समझेंगे। क्यों है रिजर्वेशन, अगर रिजर्वेशन है तो क्यों है, इसकी जरूरत क्या है, हमारे देशों में समुदाय के वर्गों में क्या जरूरत है रिजर्वेशन की। ये मन में आपके प्रश्न आते होंगे बार बार, इसीलिए हमने ये 2-4 प्रश्न आपके लिए लिख रखे हैं। रिजर्वेशन क्या है, आपके मन में ये सवाल हमेशा आते होंगे, क्यों है भाई रिजर्वेशन। और ये अगेंस्ट इक्वलिटी, ये अवसर की समानता है उसका विरोध है। मतलब जो हमारे अवसर की समानता है, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया अवसर की समानता, उसका विरोध करता है। तो ये 3 प्रश्न आपके मन में हमेशा उठते रहे होंगे और आज भी आपके मन में ये सब सारे प्रश्न आते हैं। और भी बात चर्चा करते हैं इसमें, देख लीजिए। देखिए अप्लाइड पार्ट, ये तो हो गया कंसेप्चुअल पार्ट की, ये 3 को प्रश्न हर व्यक्ति के मन में हमेशा आता ही है। और जो अप्लाइड पार्ट है, टू हुम, किसको मिलना चाहिए भैया, ये भी तो बात है। वाई कास्ट के प्रति क्यों मिलता है, अगर रिजर्वेशन मिलना ही है तो कास्ट को क्यों आधार बनाया गया है, क्यों SC ST OBC जनरल मतलब इसका आधार बनाया गया है। ये चीजें आप लोग के मन में ये सारे प्रश्न आते होंगे, इसलिए हमने ये सारे प्रश्न आपके लिए बता रहा हूं, ठीक है। और देखिए टिल व्हेन, कब तक मिलेगा। आप लोग के मन में ये भी प्रश्न आते होंगे कि अगर रिजर्वेशन मिलता है तो कब तक मिलेगा भाई, जिंदगी भर रिजर्वेशन किसी को मिलता है क्या। आप लोग के मन में हजारों प्रकार के प्रश्न आते होंगे, हमें विश्वास है। लिमिट, इसका लिमिट क्या है। देखिए अगर यहाँ बात किया जाए कि टिल व्हेन, कि कब तक मिलेगा उसको, तो देखिए अकॉर्डिंग टू संविधान 10 साल के लिए तक मिलेगा इसमें आरक्षण में। मतलब अगर संविधान की बात किया जाए तो हमारे संविधान में लिखा है कि आरक्षण 10 साल तक मिलेगा। लेकिन अगर आप आर्टिकल 330 से 334 के बीच में अगर आप पढ़िएगा तो 334 आर्टिकल नंबर 334 में लिखा है कि आरक्षण मिलने का जो उसमें शर्त है ना, उसमें लिखा है कि लोकसभा और जो क्या बोलते हैं उसको, लोकसभा और ये पंचायती राज और एक और कुछ है उसमें, उसको विधान परिषद करके उसमें जो आरक्षण है उसको मिलेगा। बाकी को जो हम लोग जॉब बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी बोलते हैं, इसमें जो आरक्षण उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं लिखा। अगर आप पॉलिटी का लक्ष्मीकांत तो हमको पता है, आप लोग हर कोई पढ़ता होगा, तो उस बुक में लिखा है। अब देखिए अगर पढ़ाई करने का मतलब ये चीज नहीं होता कि दोस्त आप पढ़ लिए, पढ़ने का मतलब होता है उस चीज को कितना समझ पाए और कितना समझ के आप दूसरों को समझा सकते हैं उस चीजों को, ये होता पढ़ाई करने का मतलब। ये नहीं कि हमने पॉलिटी पढ़ लिया हो गया, पढ़ने से नहीं होता भाई, उसको समझने से होता है। तो आप लोग बोलते होंगे यार हम लोग तो कितना बार आर्टिकल 334 पढ़ा है, लेकिन हमको पढ़ तो लिया कि 10 साल के लिए आरक्षण। आप लोग के मन में इतना ही घुसता है कि 10 साल के लिए आरक्षण मिलता है, लेकिन उसमें और भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा। और देखिए अब फिर प्रमोशन, आप लोग के मन में उठता होगा कि अगर हम कास्ट के प्रति अगर आरक्षण दे भी देते हैं तो फिर भैया प्रमोशन में भी क्यों आरक्षण मिले आपको, वहां भी आरक्षण क्यों दें, ये आपके मन में प्रश्न आता होगा हमेशा, ठीक है। कि प्रमोशन नौकरी में, तो जब नौकरी करने आए तो वहां तो आरक्षण दे दिए तुमको, और फिर जब आए भाई नौकरी में, जब 10-15 साल हो गए, बोल रहे हो हमको प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन में भी आरक्षण चाहिए, ये आपके मन में प्रश्न आते होंगे, ठीक है।
मैं वो इसलिए बता रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे आरक्षण हैं, तो देखेंगे हम। इसी में देखिए जो लिमिट का बात कहा गया था कि लिमिट इंदिरा साहनी केस 1993 में आया था, उसमें कहा गया था कि जो आरक्षण का है वो 50% तक दिया जाएगा। वो उन्होंने इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी कि 50% तक आरक्षण की डिमांड हो सकती है, मतलब उतना दिया जा सकता है। तो 1983 इंदिरा साहनी केस के बारे में आप लोग यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारे उसमें फैक्ट्स मिल जाएंगे आपको, गूगल पर जाएंगे तो उसमें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे बहुत बड़ी चीज यहाँ हो जाता है ये कि समानता और भेदभाव। ये जो समानता है, इक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, क्या समानता आरक्षण के विरुद्ध है? आप लोग के मन में हमेशा ये सवाल उठता होगा कि जो अवसर की समानता है वो भेदभाव होते हैं उसका विरोध करता है। तो देखिए अगर क्या समानता आरक्षण के विरुद्ध है तो इसके 2-3 पॉइंट आपको याद रखना होगा। इसके लिए हम आपको 1-2 एग्जाम्पल देख के समझाना चाहेंगे और इस एग्जाम्पल से आपको क्लियरिफाई हो जाएगा कि आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये एग्जाम्पल आपको डिसाइड, मतलब आपका फैसला सुनाएंगे और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको क्या सही लगता है इसके विपरीत में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात करेंगे कि यहाँ क्या समानता आरक्षण के विरुद्ध है। इस पॉइंट पे हम 1-2 एग्जाम्पल आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि ये कैसे कैसे होता है। देखिए मान लीजिए एक गरीब का परिवार है, एक गरीब परिवार है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक मिडिल क्लास की फैमिली है, एक गरीब परिवार है, ठीक है। एक गरीब परिवार है, इसका सामर्थ्य इतना ही है कि ये अपने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को ग्रामीण स्कूल, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में भेज सके और 2 वक्त की रोटी खिला सकता है। इसके पास इतना ही सामर्थ्य है, ठीक है। अब इतना ही सामर्थ्य है और इसके 2 बच्चे हैं, मतलब हम दो हमारे 2, कहने का सिद्धांत उसका वही है। मतलब इस फैमिली में 2 पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, मतलब एक पति पत्नी और 2 बच्चे। तो मान लीजिए इसमें 2 बच्चे हैं, ठीक है। ये एक बच्चा का नाम ये है और दूसरा बच्चा का नाम बी है। अब इसके पिताजी का इतना सामर्थ्य औकात नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाए, अच्छी शिक्षा दे, अच्छे कॉलेज मिले इसको, अच्छी हर चीज मिले, इतना इसके पास सामर्थ्य नहीं। मतलब गरीब परिवार, मिडिल नहीं, गरीब परिवार। अब मान लीजिए कि इसके 2 बच्चे हैं, ये और बी। अब ये और बी दोनों एक समय तक ठीक रहते हैं। अचानक किसी कारणवश एक दिन बी का तबीयत ज्यादा खराब हो जाता है और डॉक्टर इसके कंसल्टेशन में कहता है, मतलब उसको सलाह देता है कि आप जो ये बच्चा बी है थोड़ा कमजोर हो गया है, इसको थोड़ा आप खिलाने पिलाने का ज्यादा ध्यान दीजिए। और हम आपको पहले कह चुके हैं जो ये परिवार है वो बहुत गरीब है, ये 2 वक्त की रोटी ही कमाता है और उसी से इसका जीवन चलता है। आज कमाएगा तो आज खाएगा, कल कमाएगा तो कल खाएगा, कल नहीं कमाएगा तो परसों नहीं खाएगा। इसके पास ये सिचुएशन है। तो देखिए ये जो व्यक्ति है, बी का तबीयत खराब हो चुका है। अब जब बी का तबीयत खराब है तो देखिए कोई भी परिवार, मान लीजिए अपने पे अप्लाई कीजिए, कोई भी चीज अगर अपने पे अप्लाई होती है ना तो बहुत ज्यादा समझ में आती है। मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, ये आपके 2 बच्चे हैं, आपका ये बच्चे का एक तबीयत खराब हो चुका है और ये बच्चा तंदुरुस्त है। ये बच्चा तंदुरुस्त है बी बच्चा की अपेक्षा, तो बी के लिए आप 1 गिलास दूध दोनों को देते थे। आपके पास इतना ही सामर्थ्य कि 1 गिलास दूध ही पिला सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तब ये का तबीयत सही है, बी का तबीयत खराब है, तो डॉक्टर ने आपको सलाह दिया कि कुछ दिनों तक बच्चों बी को ज्यादा खिलाई पिलाई ताकि बी का जो हेल्दी है वो वापस आ जाए, उसका जो स्वास्थ्य है वापस आ जाए। तो देखिए कोई भी परिवार क्या करेगा, आप ही क्या करेंगे। मान लीजिए आप यही परिवार है, तो आपका जो बी नाम का लड़का है उसको आप मान लीजिए 1 गिलास दूध दोनों को देते थे, ठीक है। 1 गिलास मिल्क, दोनों को 1 गिलास मिल्क देते थे। अब क्या करेंगे, जब डॉक्टर आपको बोला कि 1 गिलास दूध दोनों को दो, तो आप कहेंगे बेटा अभी तो बी ये जो है स्वस्थ है, इसको बोलो बेटा अभी आप स्वस्थ हो, अभी कुछ दिन के लिए मैं आपको दूध नहीं दूंगा क्योंकि जो आपके छोटे भाई हैं उसका तबीयत खराब हो चुका है। तो क्या करेगा, ये बोलेगा ठीक मम्मी कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा, बच्चा ठीक है। अब देखो जब बी को 2 गिलास दूध मिलेगा, ठीक है,
इसकी मम्मी इसका सारा दूध इसको दे दिया। यहां तक स्पष्ट है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बी का हेल्थ सुधरता जाएगा, अभी 2 गिलास मिल रहा था, कुछ 15 दिन के बाद इसको 1.5 गिलास कर देगा, फिर 15 दिन के बाद इसको 1.25 गिलास कर देगा, मतलब यानी 1.25 से 1.45 से मतलब 1.25 गिलास से फिर 1.5 गिलास करेगा, और 1.5 गिलास से धीरे 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 आते आते इसको 1 गिलास कर देगा, और फिर 1 का रेशियो दोनों में आ जाएगा। ये चीजें आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक यही आरक्षण पे लागू होता है, हम आगे बात करेंगे। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कहां तक समझ में आया? यही चीज अप्लाई कर रही है हमारे हिंदुस्तान सरकार अथवा विश्व लेवल पे बहुत ज्यादा जगह अप्लाई हो रही है। एक दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं, ठीक है। ये आपको यहां तक क्लियर कर दिया होगा कि रिजर्वेशन का जो कारण है यहां से नजर आना शुरू हो गया होगा। आपको हम दूसरा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल समझिए आप, देखिए, ठीक है। एक और एग्जांपल है यहाँ आपके लिए। सबसे पहले आपका जो यहाँ देखिए, एक बात हो गया कि बास्केटबॉल आप लोग खेलते होंगे और खेले भी होंगे बहुत ज्यादा। देखिए, ये बास्केटबॉल जो है ना, मान लीजिए ये है जो खंबा होता है, ये वैसे होता है बास्केटबॉल वाला, और इस तरह का इसमें ये पिलाने वाला होता है, इसमें मतलब जो बॉल होता है उसको डालने वाला होता है, और एक ये है बास्केटबॉल का पिलर, ठीक है, और इसका एक ये पिलर है। अब मान लीजिए 2 खिलाड़ी हैं बास्केटबॉल में, एक इधर से एक उधर से खेल रहा है, मान लीजिए, मतलब बहुत खिलाड़ी इसमें खेलते हैं, लेकिन मान लीजिए दोनों का हाइट अवसर की समानता के अनुसार यहाँ का क्या हो जाएगा। मान लीजिए ये खिलाड़ी का हाइट 6 फुट 2 इंच है, 6 फुट 2 इंच है, और जो दूसरा खिलाड़ी उसका 4 फुट 8 इंच है। अब देखिए, अगर यहाँ आप अवसर की समानता को वैल्यू देते हैं, मेरिट को वैल्यू देते हैं, तो आपको सीधी सी समझना होगा कि जो बास्केटबॉल का खिलाड़ी 6 फीट 2 इंच का है, इसको डायरेक्टली मतलब यहाँ बोले आप, आपका कहना होगा जो अवसर की समानता की मतलब वो विरोध होगा, वो डायरेक्ट बोलेगा भाई देखो, यहाँ खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना तो जाओ, आप छोटे हो बड़े हो इसकी कोई मान्यता नहीं है, खेल है, रूल है बराबर दोनों के लिए, तो खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना जाओ। अब मान लीजिए 6 फुट का आदमी है, 6 फुट 2 इंच का, इसके लिए तो बास्केटबॉल खिलाना मतलब डालना उस गोल में आसानी होगा। जो 4 फुट का व्यक्ति है इसके लिए तो बहुत दिक्कत होगा। तो देखिए, अगर यहाँ इसके अनुसार अगर आप क्या करेंगे, इसके अनुसार इसका जो ये बॉल डालने वाली जो खंबे है उसको, उसके अनुसार उसका हाइट, अगर देखिए अगर दोनों में समानता लानी है तो क्या करेंगे, इसकी हाइट वाले जो खंबे हैं उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे करके हम गाड़ेंगे, ताकि उस इसका हाइट और इसका हाइट को मैच करके दोनों का इक्वलिटी हो सके। तो ये होता है कि अगर हम अवसर की समानता को करना चाहते हैं, सोशल जस्टिस करना चाहते हैं, तो हम ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर जो अवसर की समानता को एकदम तटस्थ होकर के मानता है कि हम इसको कुछ नहीं करेंगे, खेलना है खेलो, नहीं खेलना जाओ, तुम्हारे जगह पे कोई दूसरा आएगा, ये कहने का मतलब। तो देखिए, यहां से भी आप देख सकते हैं आरक्षण को कि अगर इसके अनुसार हम अगर इस खंबे को थोड़ा नीचे कर देते हैं, जैसे हम लोग नहीं खेलते बचपन में कि कोई छोटा बच्चा होता है क्रिकेट खेलता है हमारे साथ, तो हम बोलते हैं कि देखो आप 2 बार आउट हो गए, हम 1 बार आउट होंगे, आप हमको 1 बार आउट करोगे, हम आपको 2 बार आउट करेंगे। तो छोटा बच्चा खुश रहता है, ठीक है हमको आप 2 बार आउट करोगे। हम जानते हैं कि छोटा बच्चा तुरंत आउट हो जाता है 2 बार, इसलिए हम उसको 2 बार चांस दिए कि आप 2 बार खेलो, उसके बाद फिर हम 1 बार खेलेंगे। और हमारे लिए बाउंड्री जो चौके छक्के का बाउंड्री होता है हमारा दूर होता है, और जो छोटा बच्चा उसको नजदीक कर देते कि नहीं तुम यहीं तक मारो, तुम्हें छक्का और चौका मिल जाएगा। वो बच्चा खुश हो जाता है, चलो ठीक है, इतना तो हमें सुविधा मिला है। वही एक नजरिए से आप देखेंगे तो आरक्षण सेम टू सेम इसी चीज को फॉलो कर दिए। एक और एग्जांपल आपको हम देके समझाना चाहते हैं। देखिए, ये जगह हम एग्जांपल देने के लिए ही रखे हैं इतना। अब देखिए, एक और एग्जांपल को हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, और एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम आपको देने वाले हैं, वही आरक्षण से रिलेटेड है। आप इस चीज को अच्छा तटस्थ होकर के समझें, एकदम निष्पक्ष होकर समझना है। इस चीज को अगर समझना है तो आपको निष्पक्ष होना ही पड़ेगा, अन्यथा चाकू तलवारें निकाल के बाद में जो करना आप करिए, ठीक है।
लेकिन पहले आपको निष्पक्ष और तटस्थ होकर समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज, मान लीजिए एक परिवार है, मान लीजिए एक रिच परिवार है, एक पुअर परिवार। देखिए ये क्या है, एक मान लो एक रिच मैन है, एक पुअर मैन है। ये दोनों का अर्थ हम आई होप आप लोग समझ रहे हो। एक अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है, ठीक है। अब इसका बच्चा और इसका बच्चा, मान लो इसके एक चाइल्ड है, ये नाम का इसका एक बच्चा है, ठीक है, और इसका एक बी नाम का एक बच्चा है। अब जो अमीर परिवार है, इसका बच्चा को क्या क्या सुविधा मिल सकता है, आप अनुमान लगाइए। ये जो व्यक्ति है, इसके माता पिता ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर है, पेरेंट्स आईएएस। इन्वायरमेंट, सिटी शहर वाली इन्वायरमेंट इसके मिलेगा, इन्वायरमेंट हैवी मिलेगा इसको, इन्वायरमेंट मिल जाएगा। बढ़िया स्कूल मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, हाई फाई स्कूल में पढ़ेगा। दोस्ती यारी हाई प्रोफाइल क्लास से होगी इसकी। फ्रेंड सर्कल जो होगा इसका, इन्वायरमेंट का जो होगा वो हाई लेवल तक का होगा। अब देखिए इस बच्चा में हर चीज इसके पास है अवेलेबल। अच्छी ट्यूशन है इसके पास, मतलब इसके मम्मी पापा हर स्पेशल सब्जेक्ट के लिए स्पेशल ट्यूशन करवा दिए हैं, मतलब ट्यूशन की फैसिलिटी है इसके पास। बास्केटबॉल, क्रिकेट खेलना है, जो भी खेलना चाहता हो हर चीज खेल सकता है। इसके पास ये सारी दुनिया की सारी सुविधाएं हैं। किसके पास है? जो अमीर बाप का बेटा है उसके पास। और दूसरी को हम देखते हैं कि गरीब। ये जो गरीब का लड़का है, बी नामक लड़का, इसको समझिए, ये इतना गरीब है ना कि ये सरकारी स्कूलों में पढ़ा। और आप लोग जानते हैं कि सरकारी स्कूलों का हालात कैसी होती है, ठीक है। ये सरकारी के स्कूल में पढ़ा है। इसके मम्मी पापा जो है, पेरेंट्स अज्ञानता है, मतलब निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं है। जो पेरेंट्स हैं आसात निरक्षर है। क्या है? निरक्षर, यानी पढ़े लिखे नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़ा लिखा है, ट्यूशन के पैसे नहीं थे, ट्यूशन नहीं पढ़ा। तमाम इसके अपोजिट जो अमीर के लड़के को मिला, उसके अपोजिट गरीब को मिला। इसको हर चीज हाई प्रोफाइल मिला, हाई क्लास हर चीज मिला। और ये जो गरीब का लड़का था, ये किसी तरह, यार ये जो अमीर का लड़का होता है ना, आजकल के 20 साल में 19 साल में ग्रेजुएट हो जाते हैं। और जो गरीब का लड़का, वो किसी तरह तीर खींच के कोई यूनिवर्सिटी से, मगध यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी से किसी तरह खींच के ग्रेजुएशन पास किए 25 साल में जाकर के। क्योंकि आजकल के जो यूनिवर्सिटियां हैं वो सब 4 साल 5 साल ले ही लेती। तो ये लड़का ग्रेजुएशन भी कर लिया 20 साल में, और साथ ही साथ आईएएस की भी तैयारी कर लिया। क्या कर लिया? इसके जो मम्मी पापा आईएएस थे, ये भी आईएएस की तैयारी कर लिया। चलो हो गया। 20 साल की उम्र में ये आईएएस की भी तैयारी कर ली। 25 साल की उम्र में आकर के 25 साल की उम्र में आकर के ये अपना करियर के बारे में सोच रहा है कि हम ग्रेजुएशन हो गए और इसका ख्वाहिश है कि हम आईएएस बने। अब देखिए भाई, ये दोनों का अगर कंपटीशन करेंगे, 25 साल में ये ग्रेजुएशन किया, ये 20 साल में ग्रेजुएशन किया, 20 साल में ग्रेजुएशन के साथ ही आईएएस का भी तैयारी कर लिया। अरे 25 साल का हो गया, अभी तक इसको, यार इसका इंग्लिश इतना वीक है कि इसको कंपलसरी पेपर जो 300 नंबर का होता है यूपीएससी में, उसको पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए भी इसको सोचना पड़ता है कि पास कैसे होएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं अब बात होगी कि दोनों एक दूसरे से आप कंपटीशन होगा। अवसर की समानता, आप लोग यही पढ़ते हैं ना कि अवसर की समानता, दोनों का रूल बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, किसी के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाई कहाँ तक आप लोग झूठ बोलोगे? भेदभाव खुली हो रही भाई। देखो ये जो लड़का 20 साल में ग्रेजुएशन कर लिया, अमीर बाप का बेटा, जो 25 साल में किया है किसान का बेटा एक, ये दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है यार। देखो ये हर चीज में हाई प्रोफाइल है और ये लो प्रोफाइल में जिंदगी जी रहा है। इसको इंग्लिश भी अच्छी पढ़ने भी नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं ये नजरिया जो है, तो आरक्षण इसी के मुद्दे को देख के दिया जा रहा है। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा
कि जो ये परिवार है इसको आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छी से समझ में आई होगी और हर स्टूडेंट को ये एग्जांपल समझ में आएगी इसमें कौन सी बड़ी चीज है। देखिए, तो अब हम अगला टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक क्या है, अब जानते हैं कि सबसे पहले अवसर की समानता के बारे में तो हमने जान लिया। अब एक और चीज जानने का प्रयास करेंगे यहाँ हम, कि जो ये पॉइंट्स हैं हमारे बीच में, हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिए आरक्षण को समझाने के लिए। आई होप आपको ये आरक्षण क्यों दिया जा रहा है वो तो आपको मन में क्लियर हो गया होगा। भले आपके अंदर गुस्सा फूट रहा होगा, ये फूट रहा होगा कि ये बातें अच्छी नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन आपको हम बोले थे पहले कि निष्पक्ष होकर समझना, तटस्थ होकर के समझना है, और आप कमेंट में जरूर बताएंगे ये चीज हमें। देखिए, अब सबसे पहले की समानता, अवसर की समानता जो बोलते हैं आप लोग बार बार, नेगेटिव इक्वलिटी कंसेप्ट, यही कंसेप्ट है जो कि देखिए इसमें क्या होता है कि नेगेटिव में कोई भेदभाव नहीं, इक्वल रूल्स होगा। हमने बताया था कि आपके मन में यही चलता होगा कि नहीं भाई, नहीं, ये कितनों 25 साल में ग्रेजुएशन किया, कितनों गरीब है, रूल इज रूल भाई, ये आपके मन में होता है। लेकिन आप एक समय के लिए सोचिए कि उस व्यक्ति, उस परिवार पे क्या बीतता है कि जिसके पास खाने को ना हो और वो यूपीएससी अगर करना चाहते तो उसको तो आरक्षण मिलना ही चाहिए ना थोड़ा बहुत। तो देखिए यही है, कोई भेदभाव, इक्वल रूल्स नहीं होगा। देखिए, अरे जो समानता और भेदभाव की समानता के आरक्षण के विरुद्ध है, उसी का है नेगेटिव इक्वलिटी कंसेप्ट। कोई भेदभाव नहीं होगा। ये जो समानता का जो सिंपल शब्द है, इसका विरोध करने वाले कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हुआ करते थे। देखिए इसके विरोध में कौन कौन लोग हैं। आप लोग अगर बोलते हैं कि अवसर की समानता सबके लिए बराबर है, रूल इज रूल, तो देखिए उसका उल्लंघन करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स जिसको हम लोग बोलते हैं, गांधी जी, नेहरू जी, ये सब ने इसको गलत बताया कि नहीं, अवसर की समानता तो हो लेकिन एक हद तक हो, और जहां प्रेफरेंस देने की बात हो, रिजर्वेशन की बात हो, तो वैसे समुदाय, वैसे वर्ग, वैसे ट्राइब्स को मिलना चाहिए आरक्षण अथवा प्रेफरेंस, जो हमें एक अवसर की समानता का मतलब क्या होता है कि हम एक अमीर व्यक्ति हैं और एक हमसे कोई नीचे व्यक्ति, तो भाई अगर नीचे व्यक्ति को हम ऊपर लाएंगे तभी तो हमारे अवसर की समान होगा, कि हम अपने आप आगे चले जाएं और वो पीछे के पीछे रह जाए। ऐसा तो अवसर की समानता फिर ये तो नहीं हुआ ना। तो कहीं ना कहीं हमें ये सब चीजें समझने की अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें ये चीजें समझने की जरूरत है। आई होप आपको ये नेगेटिव इक्वलिटी कंसेप्ट कहीं ना कहीं जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए इसी का दूसरा पद है पॉजिटिव इक्वलिटी कंसेप्ट। इसी का समानता का जो क्या समानता आरक्षण के विरुद्ध है, तो हमने नेगेटिव इक्वलिटी कंसेप्ट तो बताया कि इसके विरोध में गांधी जी, कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल, नेहरू जी, ये सारे इसके विरोध हैं, में बता रहे थे अपने आप को। अब देखिए इसका जो पॉजिटिव है, जो परिवार के प्रति समानता होती है, ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहले वो हो गया, और एक और सबसे बड़ी बात यहाँ हो गया कि पॉजिटिव इक्वलिटी हो गया और एक नेगेटिव हो गया। अब तो देखिए पॉजिटिव के बारे में हेगेल ने कहा था, देखिए ये जो पॉजिटिव इक्वलिटी कंसेप्ट है, इसके बारे में हेगेल ने कहा था, जो परिवार के प्रति, जो हमने आपको एग्जांपल दिया था गरीबी अमीरी बास्केटबॉल, ये जो आपने एग्जांपल समझा, वो अगर हम परिवार के प्रति बच्चे को 1-2 गिलास, हमारे पास दूध था और दोनों गिलास अपने छोटे बच्चे को दे दिए, तो अगर हम परिवार के प्रति कर सकते हैं, समाज के प्रति क्यों नहीं कर सकते, देश के प्रति क्यों नहीं कर सकते, ये हेगेल का कहना है। तो हेगेल इसी बात को समझाते हुए कह रहे थे कि अवसर की समानता का मतलब ये कदापि नहीं होता कि रूल इज रूल। अवसर की समानता का मतलब जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित जनजाति है, ओबीसी है, ट्राइब्स हैं, उसको कहीं ना कहीं अपने लेवल पे लाने के लिए आरक्षण की जरूरत है। ये हम नहीं कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स कर रहे हैं, हेगेल कर रहे हैं, गांधी जी कर रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े विद्वान हुआ करते जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए थे। कार्ल मार्क्स तो खास दूसरे देश के थे, हेगेल दूसरे देश के थे, लेकिन जो गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान हुआ करते थे जो कि अवसर की समानता को एक रूप तक सही मानते थे। लेकिन
एक हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर बाहर चली जाए तो अच्छी नहीं मानी जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, हेगेल का भी ये चिंतन समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए मेनली टू टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होते हैं हमारे समाज में बोलो, देश में बोलो, इंटरनेशनल लेवल पर बोलो, जो मुख्यतः जो भेदभाव होते हैं हमारे समाज में, देश में, वो दो प्रकार के होते हैं। ऐसे तो भेदभाव बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो भेदभाव होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, आपको ये समझना होगा। मेनली टू टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अथवा भेदभाव, मतलब उसका मतलब है भेदभाव। अब देखिए इसका दो मतलब कौन कौन से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसका हो जाएगा एक्सप्लोटेटिव। एक्सप्लोटेटिव कहने का मतलब क्या होता है, भेदभाव एक्सप्लोटेटिव एक विशेष समूह जिसमें हम किसी पर शोषण कर सके। अगर मान लीजिए एक्सप्लोटेटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाए, एक्सप्लोटेटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसके कहने का मतलब है कि अगर ये कोई एक कानून के तहत, कोई औपनिवेशिक शासन के तहत अगर हमारे ऊपर शोषण कर रहा है, अगर हमारे ऊपर भेदभाव कर रहा है, तो एक्सप्लोटेटिव डिस्क्रिमिनेशन है वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे 1947 के पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तो जो अंग्रेज लोग थे हमारे ऊपर औपनिवेशिक शासन कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे, तो वो एक्सप्लोटेटिव डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। तो उस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन तो हमें मजबूरी था, भेदभाव करते थे, हम उसको कुछ कर नहीं पाते थे। तो उस तरह के भेदभाव एक अलग चीजें होती है, और एक जो समाज में होती है वो अलग चीजें होती है, उसको हम समझते हैं। तो आई होप आपको एक्सप्लोटेटिव डिस्क्रिमिनेटिव समझ में ये पॉइंट आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए वही मैंने बताया था। अब देखिए इसका दूसरा जो है ना प्रोटेक्टिव, क्या है ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या है ना संरक्षणात्मक मूलक भेदभाव, इसका हिंदी होता है संरक्षणात्मक भेदभाव मूलक भेदभाव। इसमें कहा गया जैसे कि देखिए हम लोग जाते हैं कहीं, रेल यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, बस यात्रा करते हैं, विभिन्न प्रकार की जगह में हम लोग आते जाते हैं, घूमते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सामाजिक स्थल पे जाते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, अगर कोई महिला आती है हमारे बस में, तो क्या करते हैं, अगर वो कोई महिला है तो क्या हम उस महिला को हम अपना सीट नहीं दे सकते कि महिला खड़ा होकर के जाए बस में और हम बैठ के जाएं? ये हमें सूट करती है? सूट करते नहीं ना। तो बात यही है कि अगर कोई पब्लिक प्लेस, सीटीसी एवरीवेयर कहीं भी हो, अगर उस तरह की अगर हम सीट को रिजर्व, तो वहाँ वो भी सीट तो उस महिला के लिए आरक्षण होता है। कहीं भी बस में लिखा रहता है महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, रेलवे मेट्रो में भी लिखा रहता है कि ये डब्बा महिलाओं के लिए है। तो वहाँ हम लोग को इस बात का दुख नहीं होता कि महिलाओं के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी ही माँ बहन है उसमें, इसलिए हमको उस चीज वो भी एक प्रकार का आरक्षण है, क्योंकि महिला को दिया। लेकिन वो प्रोटेक्टिव, ये पवित्र है, ये होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की माँ बहन मेट्रो, रेलवे, ट्रेन, हर जगह कहीं न कहीं यात्रा करती है। तो ये जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव नहीं है, यह एक प्रकार का बहुत पवित्र बंधन, जिसको बोल सकते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, ये चीजें हैं। तो यही चीज जो है, तो ये चीज ये बहुत अच्छी चीज, मेनली टू टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो देखिए एक और इसमें होता है कि डिस्क्रिमिनेशन को अगर हम थोड़ा सा और विस्तार में समझने की प्रयास करें, तो ये देखिए प्रेफरेंसेज, ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब जानते हैं कि सामाजिक भेदभाव और सामाजिक न्याय, ये चीजें को हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। इसको देखिए, आई होप आपको मेनली टू टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन समझ में आ गया कि कहाँ पे क्या होती है। अब देखिए सामाजिक भेदभाव और न्यायिक सामाजिक न्याय, अब ये इस चीज को हमें समझना है। देखिए समाज में जो भेदभाव होते हैं वो भी मेनली टू टाइप्स होते हैं, इसी को हम थोड़ा विस्तार में समझाने की कोशिश करें ताकि आपको आरक्षण अच्छा से और सही से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए सामाजिक भेदभाव और सामाजिक न्याय, इसमें भी क्या होता है ना कि समाज में जो भेदभाव होते हैं तो वो भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे? देखिए एक होता है इंडिविजुअल कहने का मतलब क्या है, आपसी संबंध, मतलब हम और आप दोनों हो गए किसी खास विशेष में, किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ, क्या है, एक व्यक्ति विशेष के साथ। जैसे कि आज के जमाने में क्या वर्षों से चले आ रहे हैं कि जैसे क्या होता है ना, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम कि मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है। तो ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है आज के ज़माने में, तो आजकल के ज़माने में क्या होता है ना कि अगर हम
कोई लड़का किसी लड़की से बात करता है और उसका कॉल अगर लड़की रात में चाहे लड़का रात में उसको ट्राई करे और बिजी बताता हो, तो लड़का के अथवा लड़की के मन में क्या होता है, अरे यार ये तो लगता है हमारे साथ धोखा कर गई, वो तो किसी और से सेटिंग हो गई है। लड़का अगर लड़की इसी तरह किसी को कॉल करती है, अगर कॉल भी ना करे, अगर किसी को देख भी लिया तो बोलता है ना तू हम पे ध्यान नहीं दे रहा, तू उस पर ध्यान दे रहा है, तू हमारे साथ भेदभाव करता है। आज जिसका दो बीवियां हैं वो तो और भी ज्यादा फंस जाता है भाई। दो बीवी वाला बोलता है नहीं तू तो उसको ज्यादा मानता है, वो तो बोलती नहीं तू उसको ज्यादा मानता है। तो कहीं ना कहीं जो आपसी भेदभाव है। और घर में एक और भी होता है बेटा बेटी को लेकर के, क्या होता है बेटा बेटी। आजकल के रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, कहीं भी हो, तो इस एरिया में देखा जाता है अगर किसी के यहाँ 3-4 बेटियां हो जाती है तो क्या होता है कि अगर एक बेटा हो जाता है तो बेटियों को ऐसे दुत्कारते हैं लोग कि समझ में नहीं आता कि बेटी है तो भी तो देश चल रहा है यार, बेटी नहीं हो तो संसार ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी जो भेदभाव आपसी का एक व्यक्ति विशेष के लिए, तो ये होता है इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब इसी को देख लो सोशल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। देखिए सोशल डिस्क्रिमिनेशन कहने का मतलब है जब समाज का कोई वर्ग किसी वर्ग से भेदभाव करे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा एक समाज समुदाय वर्ग है, समाज है, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में कोई मुस्लिम समुदाय रहता है और उस मुस्लिम समुदाय को हम उसको हमेशा दुत्कारते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो, ये हो, तुम्हारे खिलाफ ये लादेन था, कसाब था, सब मुस्लिम थे, उसको कह करके हम उस समाज को दुत्कारते हैं कि तुम लोग बहुत गंदे हो, ये हो। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि सामाजिक भेदभाव है कि हम हिंदू समाज से होकर के मुस्लिम समाज को विरोधी करते हैं और मुस्लिम समाज वाला हमें विरोधी ठहरा देते कि तुम ऐसे हो, ये करते हो, वो करते हो, तमाम प्रकार की चीजें। तो देखिए इसको देश के लेवल पे समझते ना कि क्या है। देखिए अगर सोशल अमेरिका में श्वेत को लेकर के विवाद है, वहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव है श्वेत और अश्वेत के लेकर भेदभाव होता है, हमेशा सदियों से होता रहा, आज भी वहाँ भेदभाव हो रहा है। आज तक अगर अमेरिका में देखा जाए तो श्वेत जो गोरा चिट्टा लोगों का संख्या वो 70% है और हम लोग के जो वहाँ प्रतिशत है वो 30%, अश्वेतों का 30% है वहाँ। ठीक है, तो वहाँ अमेरिका में कहीं ना कहीं भेदभाव, रंग, रेस, हर चीज के भेदभाव, अमेरिका में तो हजारों प्रकार के भेदभाव आपको देखने को मिलेंगे। देखिए और भारत में तो चलिए रहा कास्ट जाति प्रथा चलिए रहा भारत में, ये जाति है, वो जाति, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, वो ये वो लन हजार प्रकार की चीजें। तो भारत में भी कहीं ना कहीं कास्ट के प्रति भेदभाव है। पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, बांग्लादेश हो गया, विभिन्न प्रकार के देश हो गए जहां धर्म को लेकर के, जैसे पाकिस्तान में अल्प हिंदू, अल्प ईसाई जो लोग हैं उसके प्रति मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना कि आप ये हैं वो हैं, सबको गलत मानते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं गलत है और इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं कि वंचित वर्ग। देखिए इसी चीज को अगर हम बोलेंगे तो देखो आप लोग बार बार सुनते होंगे कि सोशल जस्टिस क्या होता है। सोशल जस्टिस जैसे यूपीएससी में एक उसका सेगमेंट है पढ़ने पड़ता है, सोशल जस्टिस हम लोग को पढ़ना पड़ता है, सामाजिक न्याय। तो किसे कहते हैं सामाजिक न्याय? कुछ नहीं भाई, जो हमने आपको बताया वही सामाजिक न्याय। देखिए वंचित वर्ग या व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना सोशल जस्टिस कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति नीचे स्तर पर है, गरीब है, अगर उस व्यक्ति को प्रिफरेंस देते आरक्षण देते अगर हम उसको अपनी मुख्य धारा में अपने लेवल पे ले आए तो वही क्या कहलाता है? सोशल जस्टिस कहलाता है। सिंपल सी। तो देखिए कोई भी चीज अगर पढ़ाई करते हैं ना तो कोई चीज रटिए मत, रटा हो ज्ञान कभी जिंदगी में नहीं रहता। इसीलिए आप कोई भी चीज को तथ्यों के आधार पर समझें और तथ्यों के आधार पर ही किसी को जवाब दें, तो ये मान्य होता, अच्छा भी माना जाता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं हम सामाजिक भेदभाव के कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। बहुत सारे हैं, इतने घिनौना एग्जाम्पल है कि सामाजिक भेदभाव को लेकर के कि हम उसको एक्सप्लेन करते वक्त हमको करने में शर्म आती है। देखिए हम आपको बता रहे थे कि सामाजिक भेदभाव के कुछ एग्जाम्पल हम देंगे। ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे हिंदुस्तान में कि बताते वक्त हमको शर्म आ रही है कि ऐसे भेदभाव कैसे हो सकता है यार।
देखिए फिर भी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ हमें समझना है। तो जो सत्य है उसे छिपाने से क्या मतलब बनता है, उसको सामने तो लाना ही होगा, क्योंकि हमें समझना है इस चीज़ को, रिजर्वेशन चीज़ को समझना है, क्योंकि वर्षों से चला आ रहा है विवाद इस पर, तो समझना है तो एग्जाम्पल हमको देना ही होगा। तो देखिए सबसे पहले केरल का एग्जाम्पल देते हैं, सामाजिक भेदभाव कितना खतरनाक हुआ है। त्रावणकोर, केरल में एक जगह है त्रावणकोर, ठीक है। वो पहले साम्राज्य था एक, 1924 के पहले वो एक साम्राज्य था, 1924 तक भी वो साम्राज्य ही था, ठीक है, किंगडम था। हम लोग पहले कहानी पढ़ते थे किंगडम ऑफ फूल्स, 9th क्लास में एक हम लोग का चैप्टर था मूर्खों का साम्राज्य। हमें वही चीज यहाँ याद आ गया कि किंगडम ऑफ फूल्स पढ़े थे, मूर्खों का साम्राज्य। उसमें कहानी था कि वहाँ के लोग रात में जगते थे और दिन में सोते थे, वो कहानी था उसमें, 9th क्लास में हमें पढ़ा था, आज भी हमें याद है वो चीज़ें। तो वो चीज़ है कि वही चीज़ हमें यहाँ याद आ रही कि केरल की जो त्रावणकोर है वहाँ पहले किंगडम मतलब साम्राज्यवाद था। तो वहाँ एक सबसे पहले जब वहाँ एक निम्न जाति हुआ करते था, वहाँ के लोग जो थे, वहाँ के ट्राइब्स थे वो निम्न जाति से थे। वहाँ एक टैक्स चलता था उस समय 1924 के पहले, 1923-22 में, 1900 पहले सिर टैक्स। अगर वहाँ के निम्न जाति की महिला, एजेवा जाति के वहाँ और नाडार जाति के लोग, अगर एजेवा और नाडार, ये दोनों आप इंटरनेट पर देख सकते हैं इस चीज़ को कि वो जाति क्या थी। तो एजेवा जाति और नाडार जाति की महिलाएं को सिर टैक्स और ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। ब्रेस्ट मतलब स्तन। क्या था ना ये कानून, बहुत खराब कानून था यार, बताते हुए शर्म आ रही है। देखिए क्या है ना कि सिर टैक्स जहां तक समझ में आती है, वो सिर ढकना उकना वो तो ठीक समझ में आता है कि सिर ढकोगे तो हमें टैक्स चाहिए, वहां तक एक लिमिट था कि ठीक है चलो। लेकिन ये जो ब्रेस्ट टैक्स, स्तन टैक्स था कि अगर स्तन, वहां की महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। कितनी बेशर्मी की बात है यार, कितनी सोचते हुए खराब लगता है कि कैसे ऐसे लोग कैसे कर सकते हैं ऐसे किसी के साथ। तो देखिए एक सिर टैक्स था जो कि 1924 में खत्म हो गया था। इसको कुछ विवाद हुआ, इसमें कुछ कारण आए और जिसके कारण सिर टैक्स को समाप्त कर दिया, लेकिन ब्रेस्ट टैक्स को समाप्त नहीं किया गया। तो उसी समय 1924 के समय ही क्या हुआ कि नांगेली नामक एक महिला थी, जिसको इतना प्रताड़ित किया गया, इतना उसको टॉर्चर किया गया वो राजाओं के सैनिकों द्वारा, कि ये लेडीज का कहना था ना कि हमारे पास खाने को धन नहीं है तो हम आपको टैक्स कहाँ देंगे, और हम अपनी इज्जत को क्यों ना ढकें। अगर हम मानव में, अगर हम इस जाति में जन्म ले लिए तो हमारा क्या गलती इसमें कि हम इस जनजाति में, नाडार जाति में जन्म लिए, एजेवा जाति में हमारा क्या गलती है। तो इस महिला के खिलाफ, इस आवाज उठाने के खिलाफ इस महिला को इतना प्रताड़ित किया गया, इतना टॉर्चर किया गया। तो जो सैनिक लोग इसके घर आए, तो सैनिकों जब घर आए ना इसके, तो महिला बहुत मतलब अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा टॉर्चर करो क्या करेगी। तो महिला इतना खतरनाक काम कर गई, इतना मतलब अच्छी काम, मतलब क्या बोलते हैं, आज जो हम लोग रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं जिस तरह से हम लोग इधर, उस तरह केरल में नागेली को जाना जाता है। नांगेली इसका नाम है, नागेली। देखिए इसका नाम यहाँ क्या है, नागेली। ये आप नाम इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो इस महिला ने क्या किया ना कि जो स्तन का जो प्रॉब्लम था, तो वहाँ के जो एजेवा जाति थे उसको स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। अगर स्तन ढकना है तो आपको टैक्स देना होगा, ये वहाँ का राजाओं का कहना था, वहाँ के कानून था वो। तो क्या हुआ ना कि नागेली को इतना प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित करने के बाद नागेली ने सैनिकों, जब उसके सैनिक मतलब राजा के सैनिक इसके घर आए प्रताड़ित करते करते, तो नागेली जो है अपने घर कमरे के अंदर गई, और कुछ समय बाद केले के पत्ता जो होता है ना, केले के पत्ते में ही टैक्स दिया जाता था वहाँ पहले। तो केले के पत्ते में अपना स्तन काट के राजाओं के सामने पेश कर दी। उसके बाद पूरा केरल में हाहाकार मच गया, और उस हाहाकार के कारण उस राजाओं को यह कानून वापस लेना पड़ा। और उस समय से नागेली अभी भी यह घर वहाँ सुरक्षित है, और इसकी पूजा जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई वहाँ, इस तरह नागेली का वहाँ बहुत बड़ा मूर्ति बना हुआ है, मतलब उसका भव्य मंदिर बन चुका है। और उसको वहाँ बहुत लोग, ब्रिटिश लोग भी आते, तो वहाँ बहुत लोग घूमने के जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, टूरिज्म स्थल बन चुका है। तो ये नागेली की कहानी थी। इतने हरकतें हैं, इतनी खराब कानूनें हमारे देश में हुआ करती थी, जो कि 100 साल भी नहीं हो, ये 1924 की बात है।
2024 भी नहीं आया है, 97 साल हुआ है, 100 साल भी नहीं हुआ, 100 साल पहले मतलब 97 साल पहले की कहानी है। तो ये चीज है। और वही नाडार जाति में, जो नाडार जाति कौन थे? ओबीसी वाले। नाडार जाति कौन थे? ओबीसी वाले थे। तो ये थे ओबीसी वाले। 1859 में 2 महिलाओं को फांसी दे दी गई, क्योंकि वो 2 महिलाएं भी इसी के विरोध में मतलब अपना क्या बोलते ब्रेस्ट ढकने की कोशिश की थी। जब ब्रेस्ट ढक रही थी तो राजाओं ने उसको बोले टैक्स दो, इन्होंने टैक्स नहीं दिया, तो इन दोनों के खिलाफ राजाओं ने एक वारंट जारी किया और दोनों को फांसी दे दिया गया। तो फिर वहां भी हाहाकार मचा, उसके बाद फिर यहाँ भी वो चीज समाप्त हो गई। और जब डॉक्टर अम्बेडकर की बात आती है तो डॉक्टर अम्बेडकर एक भगवान के अवतार थे, जो कि महिलाओं के प्रति, SC ST OBC जातियों के लिए वह भगवान से कम प्रतीत नहीं हुए। और आज भी लोग उन्हें पिता जो भी कहे उसको कम ही है, क्योंकि वो गॉड का एक भेजा हुआ दूत माना जाता था, क्योंकि इस सब के लिए एक वरदान साबित हुआ है। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर की हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे, इसके लिए हम अलग से वीडियो को मिलाएंगे। देखिए ये जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, इसका ये अपने परिवार में 14वां नंबर पर था, जो मतलब इसमें भाई बहन होते थे 14 होते थे। तो इसके पिता शायद कर्नल नहीं थे, ब्रिटिश सैनिक थे, मतलब उस समय ब्रिटिश सैनिक में वो सेना में भर्ती थे इसके पिताजी। इसी कारण इसको पढ़ने का मौका मिला। और कहा यहाँ तक कहा जाता है कि जिस स्कूल में जाता था ना, इसको अलग से बैठाया जाता था स्कूल से बाहर, और एक दर्री लेके जाता था अपने छोटा सा, उस दर्री पे बाहर जाके बैठता था। और इसको पानी पीने के लिए अलग से कोई सुविधा नहीं, अगर एक मटका रख दिया जाता था, वो मटके कोई छू नहीं सकता था। इस मटके को सिर्फ एक वहाँ का जो चपरासी होता था, वहाँ का जो वही चपरासी बोलते हैं कॉलेज में जो होता है इधर उधर देखभाल करने वाला, वो चपरासी इसको पानी पिलाता, तब ये पानी पीता। अगर किसी दिन नहीं आता वो चपरासी तो प्यासे रह जाता, लेकिन ये वो घड़ा को छू नहीं सकता था। ऐसी ये कहानी है इसकी अम्बेडकर जी की। तो इन्होंने धीरे धीरे अपने संघर्ष जारी रखते अपनी जीवनी में ये सारी चीजें लिखी है। डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक अगर आपको पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है। इसके पिताजी सैनिक थे और एक डबल PhD कर चुके थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और ये महाराष्ट्र से एक महार जाति होता है, उस जाति से बिलोंग करते थे। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए खास करके एक गॉड का अवतार थे उस जमाने में, जो कि बहुत सराहनीय काम किया है। जहां भी हो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अच्छी चीजें हैं। और वो हमेशा अमर रहेंगे हमारे धरती पे, जब तक है धरती तब तक उसका जिक्र तो हमेशा लोग करेंगे। देखिए, और उसके आगे अगर सामाजिक न्याय का रास्ता, सकारात्मक कार्रवाई क्या है। अब जानते हैं सामाजिक न्याय का रास्ता क्या है। समाज का न्याय जो रास्ता वो क्या होना चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए। सकारात्मक कार्रवाई किस प्रकार का होना चाहिए, अफर्मेटिव इक्वलिटी कैसी होनी चाहिए। अब इस चीज को जानते हैं। अगर हमें सामाजिक न्याय का रास्ता अगर निकालना है तो देखिए, सामाजिक न्याय का रास्ता अगर कहने का मतलब है, देखिए हमारे यहाँ समाज के न्याय के लिए क्या क्या होता है, 2 कार्य होते हैं। सबसे पहले पुलिस स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर को, जो लॉ एंड ऑर्डर को ही सिर्फ मेंटेन करे वो पुलिस स्टेट कहलाता है। उसको किसी चीज से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजा है, राजा कानून बना दे कि टैक्स वसूलो, जनता मर रही है, भूखे मर रही है, नंगे मर रही है, जैसे मर रही है, रोड नहीं है, इंफ्रा नहीं है, कुछ भी नहीं है देश में, हमें मतलब नहीं है। हमने जो कानून बनाया है उस कानून को फॉलो करो और सिर्फ हमें ला करके टैक्स जमा कर दो, हम खाएं पिए रानियों के साथ उड़ाएं, हमें मतलब देश के प्रति, जनता के प्रति नहीं है। वो होता है पुलिस स्टेट। कहीं भी ये शब्द है आप चूकना मत, क्योंकि ये बहुत जगह आपको जिंदगी में काम आने वाली। तो मतलब सिर्फ कानूनों, लॉ एंड ऑर्डर को सिर्फ मेंटेन करना, इसका काम यही होता है पुलिस स्टेट। और ये वेलफेयर स्टेट, ये क्या होता है, कल्याणकारी राज्य। देखिए 1857 से जब कानून बनना चालू हुआ कि सोशल जस्टिस का न्याय हो, मतलब वंचित वर्गों को इसमें लाए, मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। मतलब जब से 1857 से नए नए कानून बनने लगे इस चीजों के लिए, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी कार्य के लिए। तो देखिए 1857 से नए कानून का बनना वेलफेयर स्टेट कहलाता है। जब भी कोई वेलफेयर स्टेट वंचित वर्ग को मुख्य धारा में
लाने का प्रयास करें जिससे कुछ विशेष फायदा मिलता हो, इन कानून प्रोसेस को ही सकारात्मक कार्रवाई कहते हैं। जैसे हमने बताया था कि वेलफेयर, जैसे कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है, हमने बताया था आपको कि सोशल जस्टिस की मुख्य धारा में अगर कोई वंचित वर्ग, वंचित समाज को अगर हम मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे तो जिस उस कोशिश किए गए से और जिसको फायदा मिला उस प्रोसेस की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? सोशल जस्टिस। वही प्रक्रिया को यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं? वेलफेयर स्टेट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जानने का प्रयास करते हैं कि सकारात्मक कार्रवाई की पद्धतियां आरक्षण आदि के दो प्रकार है। सकारात्मक कार्रवाई को अगर देखा जाए यहाँ, सकारात्मक मतलब सकारात्मक मेथड क्या है, मतलब सकारात्मक कार्रवाई की पद्धति की और आरक्षण के जो मेथड्स हैं वो क्या क्या है। तो देखो, एक प्रेफरेंस है। आरक्षण कितने प्रकार के हो सकते हैं? अगर हम किसी को आरक्षण देंगे तो कौन कौन प्रकार से दे सकते हैं? हमारे पास उपाय क्या होंगे? वही है सकारात्मक कार्रवाई की पद्धतियां, मतलब मेथड्स, आरक्षण आदि के प्रकार। तो एक पहला चीज होता है प्रेफरेंस और दूसरा होता है रिजर्वेशन। वो चीज आपका आगे जो आप जिस चीज का व्हाट इज रिजर्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा वो सब चीजें। फिर भी यहाँ समझते हैं सकारात्मक कार्य पद्धति मतलब रिजर्वेशन के प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ समझते हैं हम प्रेफरेंसेस को समझते हैं। ये क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। विद इन इक्वल्स, प्रेफरेंस करने का मतलब है ना, सिंपल से आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए विद इन इक्वल्स कहने का मतलब है कि एक पद पर एक अधिकारी चाहिए को। मान लीजिए हमारे पास एक वैकेंसी खाली है, उसके लिए बहुत लोगों ने अप्लाई किया। अब मान लीजिए 3 लोग, हम समझा रहे हैं प्रेफरेंसेस विद इन इक्वल्स। विद इन इक्वल्स कहने का मतलब है कि हमारे पास एक पोस्ट है, उसके लिए 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं, सेम नंबर है। मान लीजिए एक जनरल के है, एक ओबीसी का है और एक एसटी का है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ एक एससी का है। ठीक है, ये 4 कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी। ठीक है, ये चारों चीजें यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको एक ही उम्मीदवार चाहिए। प्रेफरेंस को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि प्रेफरेंस होता क्या है। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक नौकरी है, उसके लिए 4 लोग का एक ही जैसे नंबर आ गया। जनरल का जो एक लड़का है, इसका 700 नंबर आया है, इसका भी 700 मार्क्स आया है टोटल, इसका भी 700 आया है और इसका भी 700 आया है। अब ये जो एससी वाली है ना, एससी वाली फीमेल है, ये मान लो फीमेल है, ये महिला है। ठीक है, और ये तीनों पुरुष है, ये तीनों मेल है, ये तीनों मेल है। अब आपको बताना है कि हमारे पास एक ही पोस्ट है, एक ही नौकरी का मतलब एक ही वैकेंसी है, एक ही सीट खाली है और ये 4 लोगों ने फाइट किया है और चारों का नंबर सेम है। अब हमको किसको लेना भैया? तो किसी को तो प्रेफरेंस देना चाहिए ना। तो आप ही हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस समय आप क्या फैसला करेंगे, आपका राय क्या होगा, आपका निर्णय क्या होगा इस पक्ष में, कि जनरल वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, कि ओबीसी वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, कि एसटी वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, कि एससी वाली जो महिला है, जो निम्न वर्ग की महिला है, जो सबसे नीची जाति की महिला है, अगर वो इतना मेहनत करके अगर इस मुकाम तक पहुंची है तो आपका क्या राय बनता है? आप इस समय क्या करेंगे? आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर हमें चुनने को बोला जाए तो हम ये एससी वाली जो महिला है, जो 700 नंबर लाई है, जो कि सबका नंबर तो बराबर है, तो जो महिला है पिछड़ी जाति से है, तो इसको सेलेक्ट करना चाहिए। और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी राय क्या हो सकती है इसमें। तो आई होप आपको विद इन इक्वल्स एक पद की मतलब विद इन इक्वल प्रेफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस चीज को समझते हैं अब थोड़ा। एक और है विथ एक्स्ट्रा एफर्ट। क्या है वो? ये देखिए, विथ एक्स्ट्रा एफर्ट। अगर मान लीजिए इसी चीज को हमने लिखा था जनरल, ओबीसी, एससी और एक एसटी। ठीक है, हमने लिखा था कि सबका 700 नंबर है। ठीक है, ये सबका 700 नंबर था। अब मान लीजिए कि अगर कोई महिला है तो एक्स्ट्रा एफर्ट कहने का मतलब क्या है कि अगर ये महिला है तो इसको 10 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ा दिया जाता है। प्रेफरेंसेस में हमारे देश में क्या होता है कि महिला है तो इसको 10 नंबर ऑटोमेटिक
बढ़ा दिया जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा एफर्ट की बात किया जाए तो 10 नंबर तो प्रेफरेंशियल में मिल ही जाता है, और जो एक्स्ट्रा एफर्ट है जो अपनी तरफ से वो 10 नंबर और मिल जाएगा इसको। तो यही चीज है। अगर वो जनरल की बात की, जनरल का कोई प्रेफरेंस इसमें नहीं होता है। ओबीसी का देखा जाए तो 12 नंबर होता है, और इसका नहीं, ओबीसी का 7 होता है, इसका 12 होता है, और इसका 15 होता है, इस तरह करके होता है। ठीक है, तो देखिए ये सब में इतना प्रेफरेंस दिया जाता है कि अगर ये तीनों का मार्क्स एक जैसा आ जाता है तो इसमें 7 नंबर जोड़ा जाता है, इसमें 12 नंबर जोड़ा जाता है, इसमें 15 नंबर जोड़ा जाता है अपने तरफ से। अगर कोई महिला है तो ये 15 नंबर के अलावा 10 नंबर जोड़ा जाता है। अगर इसी में अगर कोई महिला है तो 12 नंबर के अलावा 10 नंबर जोड़ा जाएगा। इसी ओबीसी की अगर कोई महिला है तो एक्स्ट्रा एफर्ट का रहने का मतलब है कि अगर कोई ओबीसी की महिला है तो 7 नंबर और प्लस 10 नंबर करके इसको जोड़ के इस तरह से इसका मेरिट बना करके इसका रिजल्ट जारी कर देगा। आई होप आपको विथ एक्स्ट्रा एफर्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले इसमें और दो चीजें समझना होगा आपको, कि आपको तो प्रेफरेंस समझ में आ गया कि प्रेफरेंस कैसे होता है, मतलब कैसे दिया जाता है प्रेफरेंस से। ठीक है, अब एक चीज और इसमें समझते हैं, ये क्या चीज होता है। एक और चीज देखिए, ये होता है रिजर्वेशन। वो तो प्रेफरेंस समझ आ गए, अब एक रिजर्वेशन को समझ लेते हैं। अब रिजर्वेशन दो प्रकार के होता है भाई, इसमें भी एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल महिलाओं के लिए होता है। देखिए इसमें कोटा फिक्स होता है। हमने फिर एक बार लिखा है यहाँ, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, हम आपको हॉरिजॉन्टल के बारे में समझा रहे हैं, प्रेफरेंस समझ लिए हैं, रिजर्वेशन का दो पार्ट होता है, दो पार्ट में हॉरिजॉन्टल को समझ रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टल महिलाओं के लिए होता है। मान लीजिए इसमें है, इसको छोड़ दो, ओबीसी, एसटी, एसटी हो गया, मान लो 3 को। ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल में इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि ओबीसी का 27% आरक्षण है, आप लोग को पता होगा। एससी एसटी का जो है यहाँ मामला, एससी का जो हमें जहाँ तक आ जा रहा है 19% है, और जो एसटी का है वो 10% है आरक्षण है। ठीक है, ये इतना आरक्षण है। और ओबीसी का तो ठीक है, इसमें इतना है। तो ये टोटल है हम लोग का, यहाँ देखा गया तो इतना है। तो हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब है कि अगर कोई महिला संगठन से अगर 100 सीटें हैं, ठीक है, अगर हमारे पास 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में से सिंपली हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। देखिए 100 सीट है, और ईडब्ल्यूएस होता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसका होता है 20%, इसका 20% होता है। तो इस सबको जोड़ करके जो सीटें होगी, जैसे 27 गो है तो 27 ही महिला आएगी इसमें, 28वां महिला नहीं आएगी। ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। वो 80 से 19 महिला है तो 19 ही महिला आएगी, ज्यादा महिला इसमें नहीं आएगी। एसटी से है तो 10 ही महिला को लेना, 11वां महिला इसमें शामिल नहीं होगी। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से अगर 20 महिला को लेना है तो 20 ही महिला को लेंगे हम हॉरिजॉन्टल के अंतर्गत, बाकी सीटों पे जनरल लोग आएंगे। और इसमें ये सब लोग नहीं शामिल होंगे, क्योंकि जो इसका सीट था, मान लीजिए इसमें जो भी होगा इसका, मान लीजिए हम इसको समझाने के लिए आपको यहाँ 20 कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी 20 कर देते हैं। 20 20 40 10 50 और 20 60। मान लीजिए 60 सीटें हैं, 60 सीटें पर ही ये सब आएगा। जो 40 सीटें शेष बचेगा, और 40 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ जनरल लोग आएंगे, और जनरल में फिर ये सब शामिल नहीं होंगे। ठीक है, ये जनरल में शामिल नहीं होंगे। 20 सीट है तो 20 सीट इसमें आएगा, ओबीसी की महिला, एससी के तो 20 इसमें आएगा, एसटी की तो 10 इसमें आएगा, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से तो 10, और जो 40 है वो 40 जनरल से आएंगे। ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, आई होप आपको हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया। अब वर्टिकल को समझते हैं। वर्टिकल, अब वर्टिकल को समझ लेते हैं थोड़ा। वर्टिकल सेक्शन में अगर देखा जाए तो देखिए वर्टिकल रिजर्वेशन, इसमें क्या होता है ना कि इसमें भी देखो, मान लो इसमें ओबीसी का 41% है, और एससी का 19% है, एसटी का
10% है और EWS का 20%। टोटल कितना हो गया? 40 20 40 20 60 70 90, टोटल हो गया 90%। 90% आरक्षण होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा ना कि वर्टिकल में क्या होगा, वर्टिकल कहने का मतलब क्या, एरो, ये है वर्टिकल, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल, मतलब नीचे से ऊपर ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज समतल, समतल ये होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल जो हम अभी वर्टिकल आपको समझा रहे हैं, तो वर्टिकल में मान लीजिए 41% है, 19% है, 10% है, 20% है और टोटल 90% आरक्षण है। तो इसमें क्या होगा ना, टोटल 90% है यहाँ। तो यहाँ देखा जाएगा कि 1 से जो 40% तक है, देखिए यहाँ सिंपली समझ लीजिए कि यहाँ जो केवल मेरिट पर 40 लोग आएंगे। मान लीजिए यहाँ आरक्षण जो है इस तरह का, यहाँ तो 41 कर दिया है, 27 मान लो, ठीक है, ये 27, मान लीजिए 60, ठीक है, 60 हो गया। अब जो 40 पद बचेगा टोटल, मान लो 60 तो इसमें है, रिजर्वेशन में है, आरक्षण है, उसका मतलब कोटा फिक्स है इसमें भी कि 60 वो ये आएगा। लेकिन 40 जो जनरल का कोटा है, इसमें ये सब भी आ सकते हैं, ओबीसी वाला भी आ सकता है, एससी वाला भी आता है, एसटी भी आला, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला भी आ सकता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या था, हॉरिजॉन्टल में ये सब 40 सीटें शेष था, उसमें ये सब नहीं आ सकते थे। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिए क्यों नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो कोटा फिक्स था, क्योंकि जो ओबीसी की महिलाएं थी 27 ही आएगी तो 27 ही आएगी, उससे ज्यादा नहीं आएगी, 28वां महिला नहीं आएगी। लेकिन यहाँ जो जनरल का कोटा है, जनरल का, इसमें कोई भी महिला कोई भी कैटेगरी से आ सकती है। पहले जो निर्धारित होगा, जैसे कि हमारे पास 100 सीटें हैं, तो हम अगर 100 महिला सेलेक्ट हुई है तो 1 से 40 तक हम सेलेक्ट करेंगे और 40 तक का जो राउंड अप होगा उसको हम कट करके 40 लोगों को जनरल में घुसा एंट्री करवा देंगे। अब 40 में कोई भी हो सकता है, ओबीसी का 10 हो सकता है, एसटी का 10 हो सकता है, एसटी का 10 हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का 10 हो सकता है। तो टोटल मिलाकर 40 यहाँ आएंगे और जो इसका सीट था अपना वो तो आएंगे। मतलब यहाँ दोनों तरफ से एंट्री इसको मिल रही है, वर्टिकल रिजर्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर ये आपको और भी थोड़ा डिटेल में इसको समझना है तो हम आपको थोड़ा मंडल कमीशन की बात जिक्र करते हैं और एनएसएसओ की जिक्र करते हैं। ये दोनों में क्या है, देखिए यहाँ देखिए, ये हम आपके लिए नोट लिखे हैं कि देखिए अगर अभी पूरा हिंदुस्तान में अगर आरक्षण की बात किया जाए तो 50% से एबो है। कैसे, देखिए 1931 में कास्ट जनगणना हुआ था लास्ट बार, अंग्रेज के जमाने में ही हुआ था और उस समय इसका आंकड़ा जारी किया गया था 52% की जो जनगणना है। 1931 में कास्ट की जनगणना हुआ था, ठीक है, ओबीसी के लिए, ओबीसी के प्रति कि ओबीसी का जो सबका जनगणना होता तो उसमें ओबीसी का जो जनसंख्या था वो उतना था। मंडल कमीशन के बारे में आप लोग तो सुने होंगे कि 1980 में ओबीसी की गणना हुआ था, ठीक है, लेकिन ये कोई तथ्य नहीं दे पाए थे। इसी का जो घुमा फिरा के इसी का केस को बता देते कि 52% है, इसमें कोई खास ऐसे नहीं। इंदिरा साहनी का जो था इसमें भी था वो इंक्लूड। अब 2011 में एक बार जनगणना हुआ था मिनिस्ट्री की बैठक में, तो जनगणना तो हो गया था सभी जाति को लेकर के, लेकिन क्या हुआ ना कि जब जनगणना हुआ उस समय सरकार चेंज हो रही थी और जब सरकार मतलब इलेक्शन था तो कांग्रेस ने इसलिए नहीं जारी किया कि अगर हम जारी कर लेंगे तो जो बीजेपी के जो पार्टी हैं वो इसका फायदा उठाएंगे। उसके कारण ये जनगणना तो हुआ था लेकिन उसका आंकड़ा जारी नहीं किया। तो ये कारण वहां भी 2011 में इसका जनगणना का आंकड़ा जारी नहीं हो पाया था कि मतलब सारा चीज का आंकड़ा जारी हो गया था। ओबीसी एसटी एससी की मतलब कितने प्रतिशत आरक्षण ये सब का है वो चीजें जारी नहीं हो पाया था। लेकिन 2006 में एक नेशनल सर्विस सैंपल ऑर्गेनाइजेशन के आधार के अनुसार इन्होंने इसको भी अच्छा खासा महत्व दिया जाता है। तो इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट में बताया कि 41% ओबीसी की है आरक्षण, मतलब 41% ओबीसी लोग हैं, जैसे कि 41% ओबीसी है। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ओबीसी की आबादी कितनी है हिंदुस्तान में, एससी की आबादी कितनी है, घटती बढ़ती कैसी है, पता होना चाहिए। तो ये नेशनल सर्विस सैंपल ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था हमें कि 41% ओबीसी हमारे हिंदुस्तान में है, जो कि ये तथ्य हमें कहीं ना कहीं ठीक भी लगता है क्योंकि कोई आंकड़ा नहीं तो मानना पड़ेगा।
और अगर इसी में बात की जाए एसटी की तो 19% का आंकड़ा दिया था, एसटी का 10% और ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो आंकड़ा दिया था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये दिया था 20% का। तो टोटल अगर देखा जाए तो 90% आबादी हमारे देश में ऐसे हैं जो कुछ न कुछ कारणों से हमारे देश में कुछ न कुछ कारणों से वो पिछड़ा वंचित वर्गों में गिना जाता है। 90% तो कम आंकड़ा नहीं है। 90% अगर 100 व्यक्ति 90% कुछ न कुछ से वंचित है तो बहुत बड़ी आंकड़ा है। अब देखते हैं कि दूसरे देशों में आरक्षण और प्रेफरेंसेस की क्या वरीयता है, कैसे वहां पे ये सब चीजें मिलती है और कैसे दी जाती है। ठीक है, अब समझते हैं अमेरिका के बारे में। सबसे पहले अमेरिका की सकारात्मक कार्रवाई क्या, वहां की प्रेफरेंसेस मतलब सोशल जस्टिस क्या कहता है वहां का। जैसे हमारे सोशल जस्टिस आपको याद है ना, क्या था, निम्न वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना ही क्या कहलाता है, सोशल जस्टिस। मुख्य धारा कहने का मतलब अपने बराबर, हम अमीर हैं तो उसको अपने लेवल पे ले आए। ठीक है, तो वही कि अमेरिका में कैसे होता है। देखिए आप लोग को लगता होगा कि अमीर देश है, डेवलप कंट्री, तो वहाँ गरीबी नहीं है। अरे भाई वहाँ भी गरीबी है, हर देश में गरीबी है भैया। जाइए घूमिए, पता कीजिए, पढ़िए नेट पर, हर जगह गरीबी है। ये मतलब नहीं होता कि वो उसका इकोनॉमी जीडीपी मतलब जीडीपी 21 पॉइंट कुछ ट्रिलियन है तो गरीब नहीं है। चीन का 14 पॉइंट कुछ ट्रिलियन जीडीपी तो गरीब नहीं है भैया। हर देश में कुछ ना कुछ गरीबी होता है, कुछ ट्राइब्स होते हैं जो कि पिछड़ेपन से ग्रस्त होते हैं। तो अमेरिका में देखने का प्रयास करते हैं कि वहां कैसे प्रेफरेंस दिया जाता है, कैसे आरक्षण दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, वही चीज देखते हैं। 1865 में दास व्यवस्था खत्म हुआ। वहां भी अमेरिका भी ब्रिटिश का गुलाम हुआ करता था एक समय में, तो 1865 में वहां भी दास व्यवस्था था, वहां खत्म हो गई। लेकिन 1865 में 1954 में एजुकेशन पर विचार करने लगे। वहां के जो सरकार थे उन्होंने विचार किया कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको शिक्षा सही से थोड़ा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो थोड़ा बहुत 1954 में विचार करना शुरू किया वो सब। और मार्टिन लूथर को तो जानते ही होंगे, उन्होंने श्वेत अश्वेतों के खिलाफ जो भाषण दिया था, पूरा अमेरिका कांप गया था। वो भाषण आप सुनिए, यूट्यूब पे है, बहुत अच्छा भाषण है इसका। तो यहाँ भी सिविल राइट मूवमेंट का जो चाल चल रही थी तो वहाँ भी इसका बहुत प्रभाव हुआ था। वंचित वर्गों के लिए बहुत कुछ करना था, ये मार्टिन लूथर कह रहे थे। और एक वहाँ के राष्ट्रपति हुए थे सर्वप्रथम जिन्होंने प्रेफरेंसेज को लेकर के आगे आया, वरीयता, कि हम मुख्य धारा में वंचितों को लाएंगे, ट्राइब्स को लाएंगे, ये सब चीजें। JF के वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे जो सकारात्मक कार्रवाई शुरू की। सकारात्मक कार्रवाई कहने का मतलब वही मुख्य धारा में लाने का मतलब सोशल जस्टिस का काम करना। बराक ओबामा भी वही बोल रहे थे। बिल क्लिंटन जो वहाँ के सब राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति, अभी एक जो बाइडेन है वो भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, जो पिछड़े जाति है, पिछड़े ट्राइब्स हैं, जो अश्वेतों हैं, उसको हमें एक अपने लेवल पे लाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि 2003 में एक जजमेंट आया था, मिशिगन यूनिवर्सिटी का एक जजमेंट आया था। ये क्या था मिशिगन यूनिवर्सिटी, इसकी कहानी भी थोड़ा सुन लेते हैं हम। देखिए 2003 में एक विवाद हुआ था मिशिगन यूनिवर्सिटी को एडमिशन के लेकर के। उसमें श्वेत और अश्वेत का झगड़ा था कि हमारा एडमिशन होना चाहिए, बोला था नहीं हमारा एडमिशन होना चाहिए था मिशिगन यूनिवर्सिटी में। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट, व्हाइट हाउस पहुंच गया। मान लो राष्ट्रपति भवन वहाँ जो होता है व्हाइट हाउस, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। तो वहाँ जब पहुंच गया तो वहाँ का जो रिजल्ट आया, वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट से आया फैसला, वो डायरेक्ट मना कर दे भैया हमारे पास कोटा नहीं है, हम कोटा आरक्षण नहीं दे सकते। वो 2003 का जजमेंट है, हम नहीं करें। वहाँ का जजमेंट, वहाँ का कोर्ट बोल रहा है, वो बोल रहा था हमारे यहाँ कोटा सिस्टम नहीं है तो हम आरक्षण नहीं देते। लेकिन उन्होंने एक रास्ता निकाला और उस रास्ते का नाम था प्रेफरेंसेस, वरीयता, कि हम आपको, अगर आप बैकवर्ड क्लास से हैं तो हम आपको वरीयता देंगे। एक प्रकार से आरक्षण ही है। देखिए कैसे दिया वरीयता, देखिए कोटा सिस्टम नहीं है लेकिन प्रेफरेंसेस दी जाती है। कैसे दी जाती है, जैसे कि हमने आपको बताया था प्रेफरेंसेस कैसे दी जाती है। अगर कोई बैकवर्ड क्लास का तो उसका 10 नंबर प्लस करके हम उसका रिजल्ट घोषित कर देंगे। अगर महिला तो 10 + 10 20 हो जाएगा। उस तरह का प्रेफरेंसेस वहां देना शुरू किया, फिर इस केस का निपटारा हुआ। और अगर हम बता रहे थे आपको पहले कि 70% वहाँ श्वेत है और 30% अश्वेत है अमेरिका में। तो जाहिर सी बात है कि जिसकी आबादी ज्यादा होती है उसी का कानून चलती है, कोई भी देश हो, कोई भी घर हो।
आज तक अमेरिका में 3 ही जज ऐसे अश्वेत हुए हैं, आज तक की बात है, 3 जज अश्वेत हुए हैं आज तक मात्र। अब देखो, अगर बात की वरीयता की बात किया जाए कि अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं, जिस तरह भारत में 28 19 टोटल 37 36 है, उस तरह मिला के वहाँ अमेरिका में टोटल 41 और 9 50 राज्य हैं। देखिए 41 राज्यों में प्रेफरेंसेस दी जाती है, मतलब वहाँ 41 राज्य में वरीयता दी जाती है, और 9 ऐसे राज्य हैं ना वरीयता मिलती है ना रिजर्वेशन मिलता है। उन लोगों का कहना नहीं, हमें इस तरह का कोई तर्क नहीं चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो 9 राज्य में प्रेफरेंस नहीं मिलता है अमेरिका में, और 41 राज्यों में प्रेफरेंस मिलता है। अब देखते हैं और कुछ देशों में, अन्य देशों में सकारात्मक कार्रवाई क्या होती है, वहाँ प्रेफरेंसेस है, आरक्षण है या नहीं है, वही चीज को देखें। कनाडा में आरक्षण तो धूमधाम से मिलता है भाई, जिस तरह हिंदुस्तान में मिलता है उस तरह से। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में देखा जाए, स्वीडन में देखा जाए, और ये क्या है, फिनलैंड है, चाइना है, जापान है, इस सारे चीजों में सकारात्मक कार्रवाई। यहाँ जब कनाडा में आरक्षण मिलता है, और ये सब यूके हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, पाकिस्तान नहीं, ये 4 देश जो है, 5 देश, इसमें सकारात्मक कार्रवाई की जाती है। अर्थात ये जो हमने बताया कि आरक्षण और प्रेफरेंस अलग अलग चीजें हैं। तो देखिए आरक्षण कनाडा में मिलता है, लेकिन चाइना, स्वीडन, फिनलैंड, चाइना, जापान, इसमें मतलब प्रेफरेंसेस दिया जाता है, ठीक है। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आरक्षण दिया जाता है, भारत के जैसा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब जानते हैं कि भारत में आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई, भारत में आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई। देखिए भारत में अगर बात किया जाए कि भारत में आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई, भारत में प्रेफरेंसेज और रिजर्वेशन की क्या हाल है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए भारत में हम ये चीज पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो भारत में आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई, वही अफर्मेटिव इक्वलिटी, ठीक है। अब देखते हैं कि आरक्षण भारत में किन किन जगहों पे मिलता है और कितना मिलता है। देखिए भारत में देखा जाए तो सबसे पहले पॉलिटिक्स के क्षेत्र में मिलता है। लोकसभा, विधानसभा, आर्टिकल 330 से 334 को पढ़िए, इसमें लिखा गया है कि लोकसभा और विधानसभा और पंचायती राज को 243 के अंतर्गत ये सबको आरक्षण मिला जाता है कि इस पद की, मतलब इस सीट के लिए यहाँ से लोग आएंगे, इतना इतना, मतलब उसमें विस्तार से दिया गया कि कौन से लोग के लिए कितना सीट फिक्स किया गया लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज में। तो ये चीज़ को आप देख सकते हैं आर्टिकल 243 में, और लोकसभा विधानसभा के आर्टिकल 330 से 334 में। अगर जॉब की बात किया जाए, जॉब, देखिए जॉब की बात किया जाए तो आर्टिकल 16 में लिखा है, साफ साफ लिखा है कि कब मिलेगा, कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप आर्टिकल 16 को पढ़िए। एजुकेशन को पढ़ते मिलेगा, शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए, तो आप आर्टिकल 15 को पढ़िए और 30 को पढ़िए, उसमें भी आपको इस चीज़ का अच्छा खासा जानकारी मिल जाएगा। अब बात करते हैं अदर एरिया। अदर एरिया में कहाँ मिलता है आरक्षण? जैसे आवास योजना आ गया था, पीएम का भी मिल रहा है लोगों का, तो उसमें भी आरक्षण किसी को 3 लाख मिल रहा है, किसी को 2.5 लाख मिल रहा है, किसी को 1.5 लाख मिल रहा है, तो उसमें भी कुछ हो रहा है। और बात किया जाए कितना आवास किसको मिलेगा, मतलब कितना आवास, जैसे कि अब ज्यादा परिवार है तो कम आवास, ज्यादा आवास मिलेगा, ज्यादा मकान मिलेगा, कम परिवार कम, वहां भी आरक्षण की कुछ ना कुछ है। हॉस्टल की फैसिलिटी जो होता है, हॉस्टल में भी जो आप देखेंगे तो हॉस्टल में भी ऐसा कुछ होता है। और अदर पॉलिसीज क्या है, और अदर ये एरिया था कि अदर एरिया में ये सब मिलता है। अब अदर पॉलिसीज क्या है? बाल से सुरक्षा, बाल विवाह जो है, बाल विवाह अधिनियम 2006 जो चल रहा है वो हमें सुरक्षा प्रदान तो कर रही हिंदुस्तान सरकार कि अगर कोई ऐसे करते पकड़ा जाता है तो उसके लिए जेल होगा, ये होगा, मतलब हमें सुरक्षा प्रदान कर रही कन्याओं के लिए। जिसका विवाह बचपन में कर दिया जाए तो वो अगर एक्शन लेती है तो उसको सरकार सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये हो गया अदर पॉलिसीज में। महिला कमीशन आयोग जो हो गया, ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अदर पॉलिसी के तहत हमें मिलता है। अब एक लास्ट चीज हम देखते हैं कि आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या है। इतना चीजें हमने पढ़ लिया, आप जानते हैं कि आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे कि आरक्षण के पक्ष में और विपक्ष के लोग क्या कहते हैं। सबसे पहले हम पक्ष वाले को जानते हैं, जो आरक्षण के समर्थक हैं वो क्या कहते हैं। देखिए वो बोलते हैं जो मुख्य धारा से बाहर हैं उन्हें हम जोड़ रहे हैं। सिंपल करें भाई कि देखो जो लोग पिछड़ गए हैं, हम हमारे साथ नहीं आ पा रहे हैं, उसको हम अपने साथ, अगर कोई कुआं में गिर रहा है तो उसको हम खींचेंगे ना भाई, कि छोड़ देंगे हाथ, खींचेंगे ना। तो वही कह रहे हैं कि अगर कोई
आदमी पिछड़ रहा है तो उसको हम अपने मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल जस्टिस का कार्य कर रहे हैं, समावेशी विकास का कार्य कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास मोदी कहते हैं, कहने से थोड़ी ना होगा, करने से होगा ना। तो ये चीजें, तो ये सब पक्ष वालों का कहना है, ठीक है, कि समावेशी विकास कर रहे हैं, डेमोक्रेसी, जितना आबादी जिस जाति में हो उतना अधिकार तो मिलना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आरक्षण के पक्ष वालों का कहना है कि जितना आबादी, मान लीजिए एक समुदाय में 100 लोग हैं, ठीक है, एक समुदाय में 100 लोग हैं और 100 लोग हैं तो एक मतलब उस समुदाय में 2 डिपार्टमेंट में बटे हैं, एक में 66 व्यक्ति है, एक में 33 व्यक्ति है, 66, 33, 34 जो भी मान लो। अब उसमें 3 बोरी मतलब 3 नौकरियां थी, मतलब 100 व्यक्ति में 3 नौकरी आया था। अब उसमें से क्या था कि ओबीसी के 66 लोग थे और एसटी के 1 सीट था, मतलब 33 लोग थे। तो क्या होगा ना कि जब जितना आबादी रहेगा उसके अनुसार, उसके रेशियो के अनुसार आपको नौकरी दोगे ना भाई। तो मान लीजिए 66 और 33, तो इसका रेशियो अगर देखा जाए तो 2 और 1 का रेशियो बन रहा है, ठीक है। तो 2 दे दो भैया कम से कम ओबीसी वाले को और 1 दे दो एससी वाले को, तो यही इसका रेशियो बनता है ना। तो यही कहना पक्ष वालों का कि भाई अगर आप हमें वो आप उसको आरक्षण 3 का 3 सीट तुम ही ले लोगे तो ये भूखे मर जाएगा ना, इसका गांव देश का तो विकास हो नहीं पाएगा। तो यही कहता है कि पक्ष वालों का कहना है कि डेमोक्रेसी कहने से नहीं होगा, अवसर की समानता कहने से नहीं होगा, करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है, वो करो आप, तभी तो क्या होगा। फिर 3 स्टेट, तभी तो ये एसटी पिछड़े जातियों को अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति भावना जागेगी कि नहीं हमारा देश हमारे प्रति सोच विचार अच्छा रखता है, हमारा ख्याल रखता है, तभी तो एग्रेसिव होगा हमेशा। तो ये चीज है, ये पक्ष वालों का कहना। विपक्ष वालों का भी बड़ा तगड़ा कहना भाई, इसका सुन क्या कहता है। ये सब समानता के विरुद्ध है, जब भेदभाव हुआ तब हम नहीं थे। ये सब का कहना है कि भैया जिस समय आपके दादा परदादा के साथ भेदभाव हुआ उस समय हम थे क्या? हमारे दादा परदादा के परदादा के परदादा लोगों ने आपके दादा और दादाओं पर कब्जा किया, उन्होंने राज किया, तो हमारा क्या गलती? हम आपको आरक्षण क्यों दें? अगर हिम्मत है तो साथ में कंपटीशन करके निकल लो। तो देखो ये सब विपक्षों वाले का कहना है कि हम आरक्षण नहीं देंगे, तुम्हें जो भी करना कर लो। ये बोलते हैं योग्यता के विरुद्ध है आरक्षण देना। विपक्ष वाले कहते हैं कि देखो योग्यता के विरुद्ध है ये सब। अब यही सब चीजें हैं, सब लोग बोलते हैं देखो भाई। तो यहाँ हम इसको बताना चाहेंगे कि जो विपक्षी में ये बातें बोलते हैं बेहुदा, जैसे कि हमारे दादा परदादा नहीं थे उस समय के जमाने की बात है तो हम क्या करें। तो देखो इसमें कहीं ना कहीं अगर आपके दादा परदादा उस समय में बलवान थे तो कहीं ना कहीं बलवान इन्हीं गरीबों को दबा करके बलवान हुए, इन्हीं के परदादा दादाओं को दबा करके अमीर हुए हैं, और वही प्रॉपर्टी आज आपको मिला है। तो आज अगर आपसे अगर कोई न्याय मांगे, सोशल जस्टिस मांगे, तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? इस पर सोचने की तो जरूरत है, आप सोचिए, लेकिन निष्पक्ष होके, ठीक है। देखिए अब जानते हैं कि यहाँ बोलते हैं योग्यता के विरुद्ध है। अब योग्यता क्या है, किसको कैसे डिफाइन करेंगे योग्यता को? चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। क्या योग्यता तंत्र सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है? वही योग्यता तंत्र बता दिए इसको। मेरिटोक्रेसी, इसको क्या बोलते हैं? मेरिटोक्रेसी। क्या होता है मेरिटोक्रेसी? व्हाट इज मेरिटोक्रेसी? ये क्या होता है ना कि ओनली मेरिट बेस, कि 3 सीट है, 100 आदमी हो 1000 आदमी हो मतलब नहीं है, 3 फाइट करो, जो 1 2 3 में आए उसी को सेलेक्ट करेंगे, कोई SC ST OBC हमें मतलब नहीं है। ये है मेरिटोक्रेसी, ओनली फॉर सिर्फ मेरिट बेसिस रिजल्ट देना, ठीक है। अब जानते हैं कि ये हो गया, आपको समझ में आ गया मेरिटोक्रेसी क्या था। व्हाई इज इट गुड? क्यों यह सही है, मतलब कितना अच्छा है यह? व्हाई इज इट गुड? देखिए भाई ये क्यों सही है, कितना सही है, कितना अच्छा है। अब देखो जो लोग बोलते हैं कि देखो कितना सही है, क्यों सही है यार, तो देखो लोग कहते हैं, आजकल के जो विद्वानों का कहना है, बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि देखो भाई आज के ज़माना में अगर हम छोटे छोटे लोगों को मतलब योग्यता बिना ही हम उसको अगर बड़े पदों पे बैठा दे तो देश का विकास कैसे होगा? ये भी एक तक कहीं ना कहीं एक तर्क तक ठीक है, लेकिन देखिए ये सब का कहना है ना कि ग्लोबल कंपटीशन, वैश्विक कंपटीशन हो चुका है देश विदेशों में, कि देश विदेश के साथ लड़ना होता है, आपस में नहीं लड़ना होता कि किसी को उठा के कलेक्टर और सचिव बना दें। ये सब विद्वानों का कहना है।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहा है, कुछ दिन के बाद रोबोटिक्स का जमाना आ जाएगा। अगर हम वही सब लोगों को आज तक भर्ती करते रहे तो हमारा देश कहाँ पिछड़ जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है। आज देख रहे हैं कि हमारे विश्व लेवल पर कोरोना वायरस जिस तरह से हावी हुआ है सभी लोगों पर, सबकी जीडीपी को चौपट कर दिया है। तो अगर हम इसी तरह से इस तरह के अगर लोगों को हम भर्ती करते रहे तो हमारा देश कैसे विकास करेगा। ये सब हमारे देश के विद्वानों का कहना है, मतलब जो पहुंचे हुए फकीर हैं वो सब का कहना हुआ है। ठीक है, स्पेस डिफेंस रिसर्च चल रहा है, नासा कहाँ पहुंच गया, चीन कहाँ पहुंच गया, और हमारा हिंदुस्तान जो भी भेजता है वो भी फेल हो जाता है। कारण क्या है, वो सब बोलता है कारण यही कि हम अगर वो सब चीज़ों को हमेशा भेजते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे आर्थिक स्थिति और हमारे देश के विपरीत पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी हम वही बता रहे थे कि जो बायोटेक्नोलॉजी का जो वार है बहुत खतरनाक है भाई। बायोलॉजिकल वार, कुछ दिन के बाद क्या होगा ना कि बायोलॉजिकल वार, जैसे कि कुछ दिन के बाद रोबोट लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि अभी सुकमा में मारे गए 22 जवान, यहाँ मारे गए पुलवामा में 19 जवान। इस तरह के हमला अब व्यक्तियों 50 साल के बाद, 50 साल तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 50 साल भी नहीं लगेंगे ऐसे कि जब हम सुनोगे कि हमारा 2 रोबोट मर गया, उसका 4 रोबोट मर गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन हाँ, और एक रोबोट 100 इंसान पर भारी पड़ेगा, याद रखोगे। तो ये बायोलॉजिकल और रोबोटिक का जमाना आ रहा है। कुछ दिन के बाद जब वार होगा तो वार ऐसे नहीं होगा कि सैनिक लड़ रहे हैं, केमिकल वेपन, ये सब 1000 प्रकार के वायरस छोड़े जाएंगे और उसी से हमला किया जाएगा। मानव का अस्तित्व खतरे की ओर बढ़ रहा है, ये संकेत है। हम लेकिन ये तर्क हम भी इसको कहीं ना कहीं एक तर्क तक ठीक मानते, लेकिन हम इन्हीं सब से कहना चाहते हैं कि जो ये सारे प्रॉब्लम बता रहे हो, तो हमारे देश में 95% से 90% से 95% लोग कुछ ना कुछ इससे वंचित हैं। अगर आप 5% लोगों को युद्ध में लेके दौड़ोगे तो कहाँ तक सक्सेस होगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये जो लोग कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल वार होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च, ये वो 1000 प्रकार की अगर उसी को बैठाएंगे, अगर 5% हमारे देश में सक्षम व्यक्ति हैं तो 5% को लेकर के आप किसके साथ युद्ध करोगे, बताइए आप हमें। आप सबको साथ लेकर के चलोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना, कि 5% आदमी को आप जो वंचित नहीं उसको आप लेकर आगे बढ़ोगे तो कहां तक जाओगे, कहीं ना कहीं लुढ़क जाओगे। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 100 व्यक्ति हैं, 95 को लंगड़ा है, तो 5 व्यक्ति युद्ध नहीं कर सकते किसी देश से। 5 व्यक्ति 100 व्यक्ति से लड़ नहीं सकते हो, कहीं ना कहीं हार जाओगे। तो जो लंगड़ा लूल्हा है, जो हैंडीकेप है, जो पिछड़ा जाती है, ये है वो है, उसको कम से कम सही करो, और जो 5 है कम से कम इसको 50 में बदलो, तभी तो फिर बोलोगे कि नहीं। अगर 50% व्यक्ति वंचित वर्ग से नहीं है तब हम किसी भी हद तक एक सच वार करने में, हर चीज में मतलब सफल होने का ताकत रखेंगे। तो ये चीज समझने की जरूरत है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब मेरिट इज ए सोशल प्रोडक्ट, देखिए इसमें बहुत है, अगर इसी लोग को हम समझाना चाहते हैं। जैसे जो लोग का कहना है कि ये हो रहा देश में, बायोलॉजिकल वार होगा, ये होगा डिफेंस, ये वो 1000 प्रकार की होगा, ये सबको नहीं लेना चाहिए, पिछड़े जाति को वहाँ नहीं भर्ती करना चाहिए। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ भाई, जो आपके अंदर ये सोच आई, विचार आई, कहाँ से आई? भगवान ने तो आपको दे के भेजा नहीं है, आपको तो हमारे देश पर, धरती पर ही मिला है, हमारे इन्वायरमेंट से ही आपको मिला है। तो सबसे बड़ा इसमें देखो, एक मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स और एक कॉडविल, ये दोनों का कहना है कि जो मेरिट इज ए सोशल प्रोडक्ट, जो मेरिट है वो हमारे सामाजिक प्रोडक्ट है, समाज से किया गया उत्पाद है हमारा। जो मेरिट जो हमारा है, जो हम अपने आप को बोलते हैं हम योग्य हैं, हम मेरिट, हमें सेलेक्ट किया जाएगा, हमारी योग्यता है हमारे अंदर, वो चीज़ें कहाँ से आई आपके अंदर? आपको एक परिवार ने दिया, उस बैकग्राउंड ने दिया। हर किसी से पूछ लीजिए शुरू में कि आपके दादा परदादा क्या थे, उसका मुंह से एक ही जवाब आएगा कि हमारा दादा परदादा किसान थे। अगर वो किसान धीरे धीरे ग्रो नहीं करता तो क्या आज आपके मेरिटोक्रेसी इतना तंदुरुस्त होता? नहीं होता ना। तो यही है कि मेरिट जो है, मार्क्स और कॉडविल ने कहा कि जो ये आपके अंदर मेरिट आए हैं, ये जो लोग कहते हैं, इतना सोचने समझने की शक्ति और क्षमता आपके अंदर कहाँ से आई? आपको वैसा इन्वायरमेंट मिला, वैसा शिक्षा मिला, वैसा एजुकेशन मिला, वैसा स्कूल मिला, हर प्रकार की चीजें आपको अच्छी मिली, तब आप आज इस चीजों को सोच पा रहे हैं।
अगर ना मिलती तो आप भी उन्हीं लोगों के साथ आज जुड़े रहते, वंचित वर्गों के साथ। भले आप वंचित वर्ग में ना होते, लेकिन वंचित वर्ग में ना होते हुए भी वंचित वर्ग जैसे रहते। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज का नजरिया जो है बहुत कहीं कहीं ठीक है, कहीं कहीं उल्टा है। तो इस नजरिए को सही करने की जरूरत है। तो ये मार्क्स और कॉर्डवेल का कहना है। देखिए, ये जो मेरिट कहाँ से आते हैं हमारे अंदर, अथवा जीन से आता है, पैदाशी आता है। देखो, जीन जो हमारे होते हैं वो हमारे दादा परदादा का ही जीन हमारे अंदर होता है। वो जीनोमिक्स की बात करेंगे जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट पढ़ेंगे वहाँ उसमें। लेकिन देखिए, जीन तो सारा चीज नहीं हो सकता ना। जीन कितनों भी बढ़िया हो, लेकिन इन्वायरमेंट ना मिला ना तो जिंदगी नर्क बन जाएगी। तो ये इन्वायरमेंट और जीन का तो हिस्सा अगर मान लो 30% है, तो इन्वायरमेंट का हिस्सा 70% है हमारे दिमाग को विकसित करने में। तो देखिए, अब लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं कि उचित नीति क्या हो सकती है इसके प्रति। ये चीज को हमें समझ लेना है कि उचित नीति क्या हो। तो देखिए, मध्य मार्ग अपनाएं, सोशल जस्टिस की प्रक्रिया चलती रहे। देखो, हम नहीं बोलते कि मेरिट के आधार पर मत लो, मेरिट के आधार पर भी लो और सोशल जस्टिस को भी धीरे धीरे बढ़ावा देते रहिए, ताकि हमारे जो वंचित वर्ग हैं एक समय के बाद मुख्य धारा में आ जाए। जब मुख्य धारा में आ जाएंगे तो फिर आप आरक्षण, प्रेफरेंसेस, हर चीज को खत्म कर दीजिए। फिर कौन मांगेगा आपको ये सब? कोई बकवास तो बैठा नहीं मांगने के लिए। तो ये चीज है। भारत में 95% लोग किसी न किसी रूप से वंचित हैं, ये तो हमने पहले भी बता रखा है। तो जो वंचित है 95%, जिस समय 50% भी आ जाए उस समय आप इसी चीज को खत्म कर दीजिए। सही रणनीति हो सकती है, और भी इसमें हो सकता है। मेरिट पर भी ध्यान दिया जाए थोड़ा बहुत। अब इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है? इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या हो सकता है? ये सब हमने पढ़ा, इसका सार क्या होगा? आप अपना राय, निष्कर्ष, कंक्लूजन जो भी हो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम, और अगर इसमें कुछ गलती हुआ हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, उस गलती को हम अगले बार सुधार सकें। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात होगा कि निष्कर्ष क्या होना चाहिए। सकारात्मक कार्रवाई सभी देशों के लिए जरूरी है। जो हमने बोला कि प्रेफरेंसेस कम से कम, अगर आरक्षण नहीं देते हो तो प्रेफरेंसेस बनाए रखें, ताकि जो पिछड़े ट्राइब्स हैं, समुदाय हैं, वर्ग हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका मिले। ये हमारी तरफ से ये निष्कर्ष के रूप में देखा जा सकता है कि ये प्रेफरेंसेस को बनाए रखें। और आरक्षण की लिमिट, अब देखो हम इसमें और भी कुछ बताना चाहेंगे एक सुझाव के तौर पर। वो तो हो गया कि सजेशन, सुझाव। देखो, तो देखिए, आरक्षण की लिमिट, इसका भी एक लिमिट होना चाहिए। कितना लिमिट मिलना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है कि लिमिट क्या हो, ये नोट कर सकते हैं आप। और इसमें एक और भी है, क्रीमी लेयर की धारणा क्या हो। इस पर हम वीडियो लाएंगे। आरक्षण मतलब जो बता रहे हैं आपको कि क्रीमी लेयर लिमिट कितना हो, क्रीमी लेयर की अवधारणा कैसे स्पष्ट हो, ये सब सारी चीजों को हम एक वीडियो में देखेंगे। ये निष्कर्ष में आपसे ये 9 पॉइंट लिख सकते हैं। तो अवधारणा पर विचार करना जरूरी है। प्रमोशन कब, कितना, कैसे किया जाए, किस कैटेगरी वाले को प्रमोशन किया जाए, कितना दिन तक किया जाए प्रमोशन, कौन से पद तक प्रमोशन मिलना चाहिए, ये सब सारी चीजों का डिस्कस होना चाहिए। और इसके लिए एक बैठक होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था पर भी एक छोटी बहुत विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आज वर्ण व्यवस्था देखने में तो लगता है कि नहीं है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं किसी नजरिए से ये देखने को मिलता है कि वर्ण व्यवस्था भी एक समाज, समुदाय पर हावी पड़ता है और उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी, और इसी तरह आप हमारे लेक्चर्स को प्यार देते रहें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।